अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो मैं अपने जो सेशन है, एक तो मैं परचेज प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा, कंडमनेशन, ऑक्शन, और उसके बाद थोड़ी अटल टिंकरिंग की एक्टिविटीज जो आप विद्यालय में करा चुके हैं। मनीष सर, एक चीज मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। जी अगर जी आपको लगता है कि लंच तक मेरा सेशन नहीं पूरा हो पा रहा है, तो आप लंच के बाद भी 30 मिनट आप ले जी जी लीजिएगा। जी जी ठीक है सर? सर सर हाँ, बिल्कुल सर, सर। लेकिन एक थोड़ा फेवर ये करेगा, क्योंकि ये वेरी हार्ड स्टेशन है, तो कभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी फेल हो सकती तो है। ठीक है, ये पार्टिसिपेंट को मैं एक ये मतलब कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर ऐसा बीच में होता है तो आप उसको अपना लंच आवर ट्रीट करिएगा, और ठीक 1 आवर बाद मैं आपको मिलूंगा फिर। जी ठीक है सर? ठीक है सर। हाँ, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो 1 बजे के पहले अगर आती है तो कोई बात नहीं, 1 बजे के बाद अगर आती है तो 1 से 2 आपका लंच होगा, या जब तक मनीष सर कंटिन्यू करें तब तक। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सर। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आप अपना पूरा सेशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम श्योर। थैंक यू सर। और हम भी सुनना चाहते हैं जो आप टॉपिक्स ले रहे हैं, बहुत ही ब्रीफली जो है इनको जो है आप गाइड करिए, ताकि ये लोग जो है अपने इस क्षेत्र में जो है आगे बढ़ सकें। जी, ओवर टू यू मनीष। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं इस इंडक्शन कोर्स के कोर्स डायरेक्टर श्री अवधेश दुबे जी का आभार व्यक्त करता हूँ। एसीडी मैम जो मनीषा मखीजा मैम है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे जो साथी हैं कमल किशोर मिश्रा जी, सुची मित्तल मैडम, और रावत सर और रजनीश सर, इन सब के मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और कमल जो के मिश्रा सर हैं, और जो रजनीश सर हैं या प्रीति बाला मैम हैं, इनके अंडर में मैंने यहाँ पर पहले भी ट्रेनिंग ले चुका हूँ, तो मैं इनसे काफ़ी कुछ सीखा हूँ। और धीरे धीरे हम लोग सब अपने ये इंडक्शन कोर्स के अंतिम चरणों में आ चुके हैं। तो आज सबसे पहले मैं परचेज प्रोसीजर के बारे में आपको बताऊंगा। मैं अपनी पीपीटी जो है वो शेयर कर रहा हूँ। हमारे पार्टिसिपेंट सारे इसमें जुड़े हुए हैं या हम लोग प्रेजेंट ही खाली कर रहे हैं? जुड़े हुए हैं। नमस्कार। जुड़े हैं सर। नमस्कार सर, वी आर हियर। जुड़े हैं सर। यस सर। मेरी पीपीटी शेयर हो रही है आपको? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है। डेस्कटॉप दिख रहा है सर। मैं समझता हूँ कुछ इस तरह से जो है आप इमोजीज वगैरह भेज दिया करिए, लगे कि हाँ कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इट गिव्स मोटिवेशन टू द yes, it gives motivation to the speaker, and we understand that you are all listening. Thank you. हाँ, ये जनरल प्रिंसिपल हैं परचेज प्रोसीजर के, कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कि एक तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि परचेज जब हम करें तो हम बायस्ड होकर ना करें। ऐसे नहीं कि हम किसी एक फर्म को फ़ायदा दिलाने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा दिलाने के लिए ये परचेज प्रोसीजर अपना रहे हैं। तो हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए, और जो एकदम पारदर्शिता होती है वो परचेज में हमको लानी ही पड़ेगी। अन्यथा जो होता है कि हमको नौकरी में भी ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, नौकरी में बात आ सकती है हमारी। तो ये सब चीज़ें इसी में हैं। और दूसरी बात ये है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो हमको पता होनी चाहिए कि परचेज की कौन सी होगी। ठीक, सबसे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट से हमें या अलग अलग लोगों से हमें जो है परचेज के लिए कहा जाता है कि भाई मेरे पास ये सामान नहीं है। जैसे फर्नीचर विभाग है, वो हमसे कहता है कि भाई मेरे को इतनी फर्नीचर खरीदना है।
तो परचेज कमेटी को अक्सर हम ही लोग संभालते हैं, चाहे मेंबर के रूप में चाहे इंचार्ज के रूप में। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है परचेज में कि परचेज करते वक्त वो सामान जो है वो कितने कॉस्ट का हो सकता है। सबसे पहली बात यही ध्यान देनी है। तो जो भी आपसे कहे कि मुझे ये चीज़ परचेज करनी है आपके थ्रू, तो उससे एक रिटर्न में एक एप्लीकेशन लिख लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ परचेज करनी है, और उसके बाद फिर आप उस जो रिटर्न एप्लीकेशन होगी अगर प्रिंसिपल से फॉरवर्ड होगी तब आप प्रिंसिपल से उसको डिस्कस करिए और एक रिक्विजिशन फॉर्म बना लीजिए। रिक्विजिशन फॉर्म इस ढंग का होता है, आपने देखा ही होगा, जिसमें वस्तुओं का नाम, विवरण वगैरह या स्टॉक में कितनी है, उसकी अनुमानित राशि और उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा। ये इसलिए जरूरी है कि हमको इसमें देखना पड़ेगा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो हमारी कितनी जा रही है। अगर वो ज़्यादा जाती है तो हमको जो परचेज प्रोसीजर होगा वो बदलना पड़ेगा। अब वो किस ढंग से होगा ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मार्च के शुरुआत में हमको जितने भी सप्लायर्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये परचेज प्रोसेसर से ही पहले की बात है कि मार्च में हमेशा आप अपने आप को तैयार रखिए कि आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन होती है प्रोसेस, उसको आप कर लीजिए। उसमें जो बहुत सारे जो सप्लायर्स होते हैं तो वो अपना रजिस्टर यहाँ पर कर सकते हैं। हम उन्हीं के माध्यम से फिर इन चीज़ों को, जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं, उनको परचेज करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के वक्त भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जो सप्लायर्स हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं, उनका टिन नंबर या और चीज़ जो उनका जीएसटी नंबर, ये सब चीज़ वेरीफाई है कि नहीं। अगर कोई इस ढंग का होता है कि उसका टिन नंबर नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है, तो फिर हम उस ऐसे सप्लायर्स को उससे डील नहीं करते हैं। अब ये जो पावर ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड गुड्स ईच कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 25,000 से नीचे का जो आइटम है वो हम डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं प्रिंसिपल के थ्रू। 25,000 से नीचे के आइटम जो होंगे वो हम प्रिंसिपल के थ्रू हम डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और जो 25,000 से ऊपर के आइटम है और 2.5 लाख के तक जो उसकी वैल्यू जाएगी, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एलपीसी गठित कर लेते हैं, जो विद्यालय एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा मान्य रहती है। और हम वीएमसी के चेयरमैन के द्वारा भी हम उस एलपीसी का जब वो बनाते हैं कंपैरेटिव, तो उसमें भी उनके साइन होने चाहिए। और 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो है अगर हमको परचेजिंग करनी पड़ती है तो वो एसी उन ही एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जो कि इसको वेरीफाई करेंगे। और 5 लाख से ऊपर जितनी भी हम खरीदारी करेंगे या जो भी सप्लाई अगर हम डिमांड कर रहे हैं, तो वो जेसी एडमिन ही उसको पास कर सकता है। तो इस बात को हमेशा एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो सामान है वो कितना एस्टिमेशन कॉस्ट होगा, और उसके लिए हमको रिक्विजिशन फॉर्म भरते वक्त ये सब चीजें ध्यान देनी होंगी। अब मान लीजिए 25,000 से नीचे का कोई आइटम है तो हम उसको मंगाना चाह रहे हैं। हमारे पास जो है फर्म रजिस्ट्रेशन पहले ही है, हो चुका है, तो हम देखेंगे कि कौन सा फर्म इसको दे सकता है। उसको हम सप्लाई ऑर्डर के थ्रू माल जो है सामान देने को कहेंगे। तो यहाँ पर सप्लाई ऑर्डर में ये इसमें सब कुछ लिखा रहता है। इसकी हम डिस्पैच एंट्री जरूर करा लें अपने स्टॉक, वो जो ऑफिस के जो स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें डिस्पैच रजिस्टर होता है, उसमें इसकी एंट्री होती है। ठीक है, इसमें यहाँ पर नंबर आता है। तो ये जरूरी होना चाहिए कि सबसे पहले रिक्विजिशन फॉर्म में प्रिंसिपल के साइन हो, यहाँ पर पूरा भरा हो, और इसके साथ जो अटैच की हुई जो और जो जिन्होंने ये चीज मंगवा रखी है, क्योंकि हर चीज आप तो मंगवाएंगे नहीं, जो चीजें होंगी वो दूसरा डिपार्टमेंट आपसे कहेगा कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, तो उसके साथ ये रिक्विजिशन फॉर्म के साथ वो एप्लीकेशन भी लगा लीजिए। और अगर 25,000 से नीचे है आइटम
तो आप एक सप्लाई ऑर्डर बनाकर अपने ऑफिस से सप्लाई ऑर्डर बनाइए और उसको क्या करिए, उसमें डिस्पैच नंबर लिख लीजिए, यहाँ पर उसको डिस्पैच रजिस्टर में उसका चढ़वा लीजिए और यहाँ पर उसका नंबर लिख लीजिए। और ये फॉर्म को जो है आप बाय हैंड भी दे सकते हैं अगर नज़दीक है तो, नहीं तो उसको पोस्ट कर दीजिए, अगर दूर है तो उसको पोस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर भी प्रिंसिपल के साइन होते हैं। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं हम कि 25,000 से नीचे की चीजें हैं वो डायरेक्ट परचेज के थ्रू आएंगी, प्रिंसिपल की अथॉरिटी होगी उसमें परचेज करने की। और इसमें जब भी कोई बिल आएगा तो उसमें एक सर्टिफिकेट होता है, वो अभी अब सर्टिफिकेट आपको दिखा देंगे कि इसमें लिखा रहता है कि ये जो सामान है वो बिल्कुल उचित मूल्य का है, उचित फर्म के द्वारा लिया गया है, ये प्रिंसिपल की उसमें लिखा जाता है, एक स्टैम्प जैसी होती है, ठीक है। और उसमें 3 जो परचेज कमेटी के मेंबर होंगे उनके आपको साइन लेने, बिल में साइन लेने जरूरी रहते हैं। ये भी हमने कर दिया है, परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमेटी। अब अगर हम एलपीसी बनाते हैं तो एलपीसी 25,000 से ऊपर और 2.5 लाख तक के लिए होती है, तो हम लोकल परचेज कमेटी बनाकर ओपन हम इसमें कोटेशन ले सकते हैं। बंद सील बंद लिफाफे में ये कोटेशन लिए जाते हैं और उसके बाद इसके बाद कंपैरेटिव बनता है और कंपैरेटिव बनने के बाद चेयरमैन के वहाँ अप्रूवल होने के लिए जाता है और उसके बाद फिर हम परचेज प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। परचेज ऑफ गुड्स डायरेक्टली अंडर द रेट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ DGS&D। अब DGS&D जो होता है इस रेट से या तो इस रेट के बराबर या इस रेट से कम में जो होनी चाहिए आपके जो मटेरियल होनी चाहिए उनकी कॉस्ट होनी चाहिए, ये हमेशा आप ध्यान रखें। अगर DGS&D रेट से कम के हैं या उसी के बराबर है तो आप आराम से उसको परचेज कर सकते हैं। अगर ये देखिए, ये जो चीज है परचेज ऑफ गुड्स अप टू वैल्यू 25,000, ये इसमें ये वाली स्टैंप है जो अगर डायरेक्ट परचेज हम कर रहे हैं 25,000 से नीचे की, तो ये इसमें ये प्रिंसिपल की स्टैंप लगती है, ठीक। और यहाँ पर प्रिंसिपल मैम का नाम आता है या प्रिंसिपल सर का नाम आता है। सर जो 4 फर्म से हमारे पास कोटेशन आएंगे तो उसमें जो लोअर कोटेशन रहेगा हमें उसे ही अलॉट करना है रेट। हाँ जी है ना। और सर जो आपने DGCN प्राइस बोला था वो थोड़ा सा बताइए ना सर क्या है। DGS&D जो रेट होता है ये डायरेक्टरेट जनरल सप्लायर्स एंड S&D, एक मिनट में देख लेता हूँ। डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, ये मतलब इसमें आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप नेट में सर्च करेंगे DGS&D तो आपको यहाँ पर रेट मिल जाएंगे मटेरियल्स के, उससे कम होना चाहिए। तो ये जो सारे चीजों के रेट उसमें मिल जाएंगे हमें, क्योंकि लगभग सारे तो उसमें हम मटेरियल का नाम डालेंगे। हाँ, मटेरियल का नाम डाल के आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये तो ऑफिस में होगा सर रेट लिस्ट। अब इससे आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बिड्स। अब देखिए, अगर आप बिड के द्वारा ये चीज करना चाहते हैं, 25,000 से नीचे का आइटम तो ऐसे कर दें, और 25,000 से इतना का आइटम, 2.5 लाख का आइटम आप LPC के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि LPC के द्वारा ही सब कुछ परचेज हो, तो LPC को ना नजरअंदाज करते हुए हम इन तीनों चीजों में काम कर सकते हैं। ये बिड मेथड होती हैं: एडवर्टाइजिंग, टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी और सिंगल टेंडर इंक्वायरी। तो अक्सर हम एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी या लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का ही यूज करते हैं, ठीक। सिंगल टेंडर इंक्वायरी आपके बारे में हम बता देंगे आपको कि ये केवल उसी के लिए है जैसे कोई एक विशेष सप्लायर है जो कि एक डेफिनेट मटेरियल ही प्रोवाइड करा सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं, तो वहां पर सिंगल टेंडर इंक्वायरी का यूज करते हैं। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी भी हम वैसे जैसे कोई स्पेसिफिक मटेरियल बना रहा है, और जैसे मिलिट्री के हैं, आर्मी के हैं, तो आर्मी के जो आर्म्स वगैरह अगर किसी ने खरीदने होंगे
तो एक लिमिटेड फॉर्म से ही खरीदेंगे, सबसे तो खरीदेंगे नहीं, तो 3-4 फॉर्मों से लिमिटेड होंगी, उन्हीं से आप खरीदेंगे। तो ऐसी जो टेंडर इंक्वायरी होती है उसे लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कहा जाता है। और सिंगल टेंडर इंक्वायरी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कोई अकेला जो व्यक्ति हो या अकेली फर्म जो हो वही चीजें केवल प्रोवाइड करा सकता है, बाकी और कोई नहीं। तो वहां हमको जाना है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अखबारों में आपका अपना विज्ञापन देते हैं और वहां पर और वेबसाइट में भी वो विज्ञापन हमको लगाना पड़ेगा कि हमें जो फर्म है वो आए और यहाँ पर ये इसके लिए आप कोटेशन दें। यहाँ पर यही चीज लिखी है, लिमिटेड टेंडर आर यूज्ड व्हेन द बायर हैज अ पर्टिकुलर नीड दैट कैन मीट थ्रू एन ओपन और पब्लिक टेंडरिंग प्रोसेस। ठीक है, ये फॉर्मेट ऑफ टेंडर, द टेंडर्स आर फर्निश्ड देयर कोटेशन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो टेंडर होना चाहिए वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो दूसरे ढंग से फॉर्मेट में बना के अपने मन मर्जी के फॉर्मेट में बना के दे और हमको फिर जब हम उसका कंपैरेटिव बनाएं तो हमें परेशानी हो। And also as per the instruction incorporated in the tender documents, quotations sent by telex, cable or facsimile are to be ignored and rejected. तो जो कोटेशन होंगी वो इस ढंग से आपको नहीं देनी है, नहीं मंगवानी है। ठीक है, बाई पोस्ट ही आप उनसे कहें कि ये कोटेशन आप हमें दीजिए। ओपनिंग ऑफ टेंडर्स में भी हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ओपनिंग ऑफ टेंडर्स में जो चीज़ें होती हैं, आपको फर्म को जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको भी अपने साथ बुलाना पड़ेगा कि हम मतलब टेंडर खोलते वक्त हम एक पारदर्शिता अपना रहे हैं। इस वजह से जो भी फर्म के मालिक वगैरह होंगे वो आ सकते हैं और ये टेंडर ओपनिंग टेंडर प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। अच्छा, टेंडर देने में जो एडवर्टाइज टेंडर है डेट, उसको देने में हमको कम से कम 21 दिनों का हमको फासला रखना पड़ता है कि हम जैसे अखबार में विज्ञप्ति डालें तो वो 21 दिन बाद ही 21 दिन तक हमको टेंडर आ जाने चाहिए। हम अगर 21 दिन से कम रखते हैं तो हमको ऑडिट ऑब्जेक्शन वगैरह आता है कि हमने इतने कम दिनों के लिए क्यों रखा है। तो आप मिनिमम 21 दिन का एक समय दीजिए कि अखबार में विज्ञप्ति निकले, उसके बाद आप 21 दिनों के बाद ही टेंडर को रिसीव कीजिए तक, और उसके बाद फिर उसको ओपनिंग डेट मिल जानी चाहिए आपको। तो ओपनिंग डेट भी आप जैसे टेंडर आते हैं 21 दिनों बाद कलेक्ट हो गए तो आप क्या करिए कि उसको कमेटी के सामने ही जाके बिना बहुत ज़्यादा दिनों के मतलब आप देर मत करिए और उसको खोल दीजिए। ठीक है, जो कमेटी के सामने परचेज कमेटी के मेंबर भी होने चाहिए। एक आध बीएमसी का मेंबर आप ले रख सकते हैं जब आपको कोटेशन ओपन करेंगे, या फिर जो फर्म के जो लोग होंगे उनको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। Evaluation of tenders, formulation of purchase proposal and placement of contracts. Evaluation of tenders is one of the most significant areas of purchase management. The contract should be placed only on responsive tender. The purchase officer should prepare a comparative statement. एक comparative statement बनाना पड़ेगा हमें of quotation received in the order which tender were opened. टेंडर के ओपन होते ही हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बनाकर हमको जो लोएस्ट रेट होंगे उसको हमको इनसर्किल करना पड़ेगा रेड पेन से। और उसके बाद जब प्रिंसिपल के साइन वगैरह लेके आपको इसको वीएमसी के चेयरमैन से अप्रूवल करवाना पड़ेगा। सर, ये जो टेंडर आपने बताया कि 21 दिनों के बाद ओपन करना है, तो उसके अंदर वो होता होगा ना कि मिनिमम इतने टेंडर आने चाहिए तभी? अगर हाँ, कम से कम 3 टेंडर हम रखते हैं। 3 टेंडर होना चाहिए।
3 टेंडर से कम नहीं चलेंगे, और 3 से अधिक आ गए तो अच्छी बात है। अगर सर मान लो कि 3 पूरे नहीं हुए तो 21 दिन के बाद और कितने दिन एक्सटेंड करना पड़ता है हमें? उसको फिर एक लेटर बना के कि दोबारा टेंडर निकालेंगे आप, दोबारा अखबारों में देना पड़ेगा आपको। ठीक है। और जो अखबारों में विज्ञप्ति दी जाती है उसका भी एक प्रोसेस है कि एक तो हमको लोकल अखबार में देने, 2 अखबारों में देनी पड़ती है। एक तो लोकल होना चाहिए और एक नेशनल लेवल का अखबार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम दोनों लोकल अखबारों में दे रहे हैं विज्ञप्ति अपनी, वो भी गलत माना जाता है। तो एक नेशनल लेवल का अखबार हो और एक लोकल अखबार हो, उसी में विज्ञप्ति जाएगी। ठीक है सर। ऐसे फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमको विज्ञप्ति देनी पड़ती है, वो भी दोनों अखबारों में, एक लोकल और एक नेशनल लेवल के अखबार में। ओके, थैंक यू सर। ये सिंगल टेंडर इंक्वायरी है, ये हमारे काम का नहीं है, इसको मैंने आपको बता दिया था। प्रोक्योरमेंट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स में बी रिसोर्टेड टू इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जब केवल एक ही फर्म है और केवल एक ही फर्म चीजें दे सकती है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो इसमें भी हमको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमको ये चीजें लेनी पड़ेंगी उनसे कि आप ही केवल ये चीजें प्रोवाइड कराती हैं करके एक नोट शीट वगैरह बनानी पड़ेगी और उसको वीएमसी वगैरह से उसको पास करवाना पड़ेगा। ठीक है। Evaluation of a tender, formulation of purchase proposal and placement of contract. The purchase officer should prepare a comparative statement, ये तो हमने बता दिया था, of quotation received in the order in which tender were opened. जब भी हमको कोटेशन हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम जितने भी कोटेशन हैं उनके ऊपर नंबरिंग कर देते हैं, उनके ऊपर लिफाफों में भी और उनके अंदर जो प्रपत्र होते हैं उनमें भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे कि ये 1 नंबर फॉर्म है, ये 2 नंबर फॉर्म है, ये 3 नंबर फॉर्म है। ठीक है। The competitive statement so prepared should be signed by the concerned officer. All the tenders are evaluated strictly on the basis of the term and condition incorporated in the tender inquiry document. ये सब चीजें वही चीज लिखी हुई है कि हमको किससे साइन लेने हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी हमको उसी से उसमें साइन लेने पड़ेंगे। ठीक है। डिवाइडिंग द क्वांटिटी, इसको भी आप देख लीजिए। There may be a special occasion of purchase of very large quantities of goods which are beyond the capacity of single tenders. कभी ऐसा होता है कि हमने किसी का कोटेशन पास हो गया और हमको ज्यादा सामान चाहिए उससे। मान लीजिए हमने एक स्विच ही हमको कहा कि भाई ये स्विच चाहिए हमें, लेकिन उसकी क्वांटिटी मान लीजिए 10,000 है और जो फर्म है उसके पास नहीं है, तो फर्म क्या करेगा, एक अपनी जो दूसरा कोटेशन होगा उसके साथ एक लेटर वो बना के साझा करेगा कि भाई मेरे पास ये नहीं है, आप जो मेरा सामान है वो दूसरे फर्म को दे दिया जाए लिखने के लिए। और दूसरे फर्म से को भी आपको लिखवाना पड़ेगा कि मैं जो पहली फर्म है जिसका लोएस्ट रेट है, मैं उस रेट में ये चीजें प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो इस ढंग से हम वो चीजें जो कि हमको अगर ज्यादा मात्रा में चाहिए थी वो चीजें हम कवर कर सकते हैं। इसमें यही शर्त होगी कि हमको दूसरी फर्म से भी लिखवाना पड़ेगा कि, और पहली फर्म से भी लिखवाना पड़ेगा कि हम पे इतना सामान नहीं है, और दूसरी फर्म से हमको ये लिखवाना पड़ेगा कि मैं ये पुराने रेट में जो लोएस्ट रेट है इसमें हमको मैं ये सामान देने को तैयार हूं। ठीक है सर। अच्छा, इसमें एक अर्नेस्ट मनी भी होती है, उसको बिड सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये भी हमको डिपॉजिट करनी बहुत जरूरी होती है ताकि हर आदमी बिडिंग में हिस्सा ना ले सके। ऐसे नहीं कि कोई भी अपना बिड कर रहा है, जिसको नहीं चाहिए वो भी अपना ऐसी मजे के लिए बिड करने लग जाए, ये नहीं होनी चाहिए। तो हम एक EMD मनी होती है उसको भी हम इसमें रखते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कह के, ताकि एक डेफिनेट जो फॉर्म है, एक रिलायबल फॉर्म है, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सके। और ये द बिड सिक्योरिटी, ये अर्नेस्ट मनी जो होती है, बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, बैंकर्स चेक और बैंक गारंटी। ये
बैंक गारंटी फ्रॉम एनी कमर्शियल बैंक इन द एक्सेप्टेड फॉर्म। इतनी सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिड सिक्योरिटी ऑफ अनसक्सेसफुल बिडर्स, जो ऐसे जो होते हैं जिनका कोटेशन पास नहीं होता, उनकी ईएमडी मनी जो होती है हमको वापस करनी होती है। ठीक है, तो बिड सिक्योरिटी ऑफ अनसक्सेसफुल बिडर्स शुड बी रिटर्न टू देम एट द अर्लीस्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बिड वैलिडिटी। ठीक है, 30 दिनों के अंदर ये सब चीजें हो जानी चाहिए। 4 feature of EMD. EMD of a tender will be forfeited if the tender withdraws or amends its tender or impairs or degrades from the tender in respect with the period of validity of its tender. अब मान लीजिए कोई आपका फॉर्म है, आपने उसका कोटेशन पास हो गया, लोएस्ट कोटेशन है उसका पास हो गया है, और वो सामान प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की ईएमडी मनी जो होती है उसको आप जब्त कर सकते हैं। क्लियर? इसमें क्या लिखा है? अ सप्लाई ऑर्डर शुड जनरली कंटेन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डिटेल। अब जब सप्लाई ऑर्डर आप देते हैं, जो सप्लाई ऑर्डर हमने पिछली बार यहां पर देखा था कि सप्लाई ऑर्डर यहां पर था ये। ठीक है, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है वो यहां पर देखेंगे। एक तो उसमें रेट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर और डेट होना चाहिए। ठीक, सप्लाई ऑर्डर एक तो 25,000 से नीचे के आइटम में भी दिए जाते हैं, उसमें तो आपको नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो जिसमें एडवर्टाइज टेंडर हो रहा है या एलटीडी हो रहा है, तो उसमें हमको ये सब चीजें देनी पड़ेंगी कि भाई उसमें उस सप्लाई ऑर्डर में मेंशन करना पड़ेगा कि रेट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर क्या है और डेट क्या है। ठीक है, क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी। वेयर देयर इज अ मोर देन वन कंसाइनी द क्वांटिटी इज टू बी डिस्पैच टू ईच कंसाइनी इज टू बी इंडिकेटेड। अगर 2 कंसाइनी हो रही है ज्यादा, वो देने को तैयार हो रहे हैं, तो आप दोनों के उसमें आप लिख दीजिए कि इतना अमाउंट आप देंगे, इतनी क्वांटिटी आप देंगे, इतनी क्वांटिटी आप देंगे। प्राइस भी मेंशन होनी चाहिए कि वो प्राइस किस फॉर्म में दे रहा है। अक्सर लिख देते हैं कि भाई जो आपने कोटेड प्राइस है उसी में आप डिस्पैच कीजिए। और डेट ऑफ डिलीवरी भी होनी चाहिए कि आपको वो सामान कब तक वो प्रोवाइड कराए। ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इतना तो परचेज प्रोसीजर था जिसको हमने लिया। इसमें किसी की इंक्वायरी है तो बताइए। ठीक इसी टाइप का वैसे ये प्रोसीजर जो परचेज प्रोसीजर है आजकल जैम में चल रहा है। जैम में भी बिल्कुल सेम ही प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम जैम में अलग है और यहाँ अलग है। तो जैम के थ्रू हम अक्सर हमसे कहा जाता है कि परचेज करो, तो जैम में भी बिल्कुल हम इसी ढंग से करते हैं। जैम में हम क्या करते हैं कि 25,000 से नीचे की डायरेक्ट परचेजिंग हो जाती है, और 25,000 से ऊपर और 2.5 लाख से जो नीचे है उसको L1 बनाकर हम उसकी 3 फॉर्मों की L1 बनाते हैं और उसको परचेज करते हैं, और उससे ऊपर की जो चीजें होती हैं उसमें हम बिडिंग करते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। सर जैसे अटल लैब के लिए हमें 3 या 4 सेंसर की रिक्वायरमेंट है, 3 या 4 टाइप ऑफ सेंसर। जी जी। अब उसके लिए जो है हम बिड तो क्रिएट नहीं करेंगे और वो हमें डायरेक्ट भी अवेलेबल नहीं होते हैं जैम पे, जबकि हमें बिल्कुल ठीक। इसी मैं भी इसी प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ इसको, कि हमें जैसे कोई डेफिनेट चीज चाहिए अटल में तो नहीं मिल पाती है, वो है ही नहीं वहाँ। और किसी वेंडर से हम ये चीज रख नहीं सकते कि आप ये हमें ये प्रोवाइड कराएं लिंक के थ्रू या किसी और के थ्रू, तो थोड़ा सा मुश्किल है सर इसमें। तो इसका सॉल्यूशन सर कोई? सॉल्यूशन सर मेरे पास इसका नहीं है अभी तक, क्योंकि मैं खुद ही नहीं इसमें बहुत सारी ऐसी परचेज कर पा रहा हूँ, है ना। अब हमने क्या करा है, जब ये अटल का सामान हमने लिया तो हमने डायरेक्ट परचेजिंग की है, उसी के थ्रू लिया। क्योंकि मैंने बिड करा तो बाद में पता चला मैंने कौन सा बिड किया, BOQ बिड कर दिया वेंडर के कहने पर कि BOQ बिड कर दीजिए हम आ जाएंगे। हमने कहा लिंक के थ्रू हम नहीं करेंगे और हम आपको एनी डैश भी नहीं देंगे, है ना। तो उसने कहा कि BOQ बिड कर दीजिए आप। हमने कहा ठीक है, BOQ बिड कर दिया हमने।
बाद में ये पता चला कि बीओक्यू बिड तो हम लोगों के लिए है ही नहीं, बीओक्यू बिड नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, बीओक्यू बिड केवल उन्हीं के लिए होती है जो जैम में मटेरियल नहीं है, उनके लिए होती है। और ये जैम में मटेरियल तो है लेकिन इकट्ठा नहीं है कहीं, तो हम उसको फिर हमने उसको बिडिंग को, उसको बीओक्यू बिडिंग को कैंसिल किया और फिर डायरेक्ट परचेजिंग के थ्रू हमने जैसे किट ले ली। उसमें भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, उसमें हमने इस ढंग की किट ली कि भाई जैसे रोबोटिक किट है, वो खरीद ली हमने। ठीक है, 25,000 से नीचे की हमने उसको सेलेक्ट किया और खरीद ली। ठीक है सर, ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे अगर किसी दूसरी कैटेगरी में वो प्रोडक्ट उन्होंने कुछ और डिस्प्ले किया हुआ है, जी 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 बिल्कुल तो ठीक, कहते हैं कि हम आपको इसमें उसके साथ ये वाला प्रोडक्ट जो आप चाहते हैं वो भेज देंगे, लेकिन हाँ, आप वो भी इसमें प्लेस कर बिल्कुल दीजिए। यही कहते हैं वो लोग सर। अब इसमें हम कितना उन पे विश्वास करें, ये सचमुच मतलब परेशानी का विषय है कि हम अटल टिंकरिंग के जो चीजें हैं उनको कैसे लें। अब मुझे भी चाहिए था जैसे ESP32 कैमरा और ESP8266 वगैरह तो पहले ही था हम पे, और कुछ और भी डिवाइसेस चाहिए थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैचेस वगैरह थी, तो मैं इनके उसमें था कि इसको परचेज किया जाए, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। अभी एक वेंडर मुझसे कह रहा था कि आप सर मुझे ये बता दीजिए क्या क्या करना है, मैं उसको डाल दूंगा अपने उसमें। तो मतलब ये सब चीजें फिर गड़बड़ जैसी लगती हैं, तो फिर हमने फिर कहा कि कोई बात नहीं, इसको अब किस दूसरे ढंग से परचेज किया जाएगा, है ना। तो अभी ये चीजें थोड़ी सी गड़बड़ तो है सर, क्योंकि हमको जो चीज चाहिए वो मिलती नहीं जैम में। अब सिंगल अगर मैं चाहूँ कि मुझे ESP32 मिल जाए तो मुझे मिलेगा नहीं। राइट सर। ठीक है, 10 पीस भी कोई देने को तैयार नहीं होगा कि 10 पीस जैम के थ्रू ESP32 दे दें। तो सर लोकल मार्केट से जाकर के नहीं ले सकते वो? सर फिर वही है कि हम ऑडिट वाले हमसे कहेंगे कि आपने डायरेक्ट परचेज कैसे कर दिया, आपने जैम के थ्रू क्यों नहीं कर दिया। या तो हम उसमें नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट निकालें, ESP32 लिख दें, ठीक है, जैसे ESP32 चाहिए मुझे और मैं वहाँ सर्च करूँ जैम में और उसको नॉन अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट वहाँ से निकाल दूँ, तब मैं उसको डायरेक्ट परचेज कर सकता हूँ। बस केवल यही उसका एक उपाय है। ओके सर। ठीक है सर, और किसी की इंक्वायरी इस संदर्भ में? एक्सक्यूज मी सर, सर ये जैसे पूछ रहा है ना, जैसे नॉन अवेलेबिलिटी वाला जो सर्टिफिकेट निकालने वाली बात हो रही है, तो इसमें जैसे अभी क्वांटिटी की बात हुई, जैसे हमें 10 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर 100 का लॉट दे रखा है एक साथ। जी जी हाँ, तो क्या हम उसकी नॉन अवेलेबिलिटी दिखा के जो फॉर्म भरेंगे उसमें ये लिख सकते हैं कि हाँ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ 10 क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर डायरेक्ट परचेज? ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कुछ होगा एक बार, है ना। इस ऐसा तो कर सकते हैं कि भाई क्वांटिटी वो अधिक दे रहा है, अब 100 क्वांटिटी हमको जरूरत थोड़ी है 100 क्वांटिटी की। बिल्कुल सर, है ना। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। अभी हम नीति आयोग से जुड़ेंगे ना अभी, तब मैं डिस्कस करूंगा कि भाई ये इसमें क्या हो सकता है, तो वो हमें बताएंगे कि कैसे परचेज करें। अगर हमें लूज कंपोनेंट परचेज करने हो तो हम किस प्रोसीजर में जाएं। सर लूज कंपोनेंट अगर बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, मतलब जैसे विद इन 500 या 1000 रुपीज के आ रहे हैं, तब तो डायरेक्ट में जा सकते हैं सर, आई थिंक। सर डायरेक्ट में जैम के थ्रू? हाँ जैम के थ्रू डायरेक्ट। वो मिलेंगे नहीं हमें अलग से कंपोनेंट। मैं तो खुद सर्च कर रहा हूँ कि मुझे ESP32 मिल जाए, मुझे मिल नहीं रहे, है ना। अब विदाउट जैम जाए सर तो? विदाउट जैम में फिर ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगा, या तो हमको उसमें नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आप वो कर लें तब जाके। नहीं वो फिर वही वाली बात हो जाएगी ना सर, जैसे बता दिया कि 100 आर्टिकल दे रहे थे, हम लोग को 10 आर्टिकल चाहिए, केवल 10 आइटम चाहिए, इसलिए हम लोग डायरेक्ट गए, अदरवाइज हम लोग जैम से ही लेते। जी जी, ऐसा कुछ बता सकते हैं फिर ऑडिट में? सर इसके बारे में जो हमारे कुछ है ना, मैं उनसे अभी संपर्क में हूँ, कल ही जुड़ा हूँ उनसे। अभी इस बारे में डिस्कशन तो नहीं हुआ, लेकिन मैं उनसे डिस्कस करूंगा कि नीति आयोग के ही हूँ जी सर, कि हमें लूज कंपोनेंट अगर चाहिए तो हम उसको लें। जी सर, बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि वही हमें ये जो चीजें हैं नीति आयोग ही चला रही है ना अटल को, तो वही हमारी समस्या को दूर कर सकती है ना। सर एक बार ये बिलो 25,000 का जो परचेज हो रहा है तो कैसे एडजस्ट करते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए सर। बिलो 25,000 में जैसे
एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दीजिए सर, ये बिलो 25,000 अगर जिन से परचेजिंग करना है तो एक अच्छा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं दिखाता हूँ आपको। बिलो 25,000 की परचेजिंग में आपको एक रिक्विजिशन फॉर्म तो चाहिए, ठीक है, और इसके सपोर्ट में जो सामान मंगवा रहा है उसकी एप्लीकेशन भी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से आपको इसमें जैसे सर एक प्रॉब्लम आ रहा है सर, अभी जैसे परचेज किया था एक जी वीडिसाइड के छिड़काव के लिए एक परचेज किया था, अब उसमें सर क्या जीएसटी बिल बना दिया उसने। अब वही जब पहले बात हुई तो प्रिंसिपल सर बोले थे कि इसका पेटी कैसे करा देंगे। जब मैं दोबारा लेबर को यहाँ पर लेकर आया, लोग बोल रहे हैं कि आप खुद से पेमेंट कर दीजिए और एक एप्लीकेशन लिख दीजिए जिसमें आप लिख दीजिए कि ये पेमेंट मेरे द्वारा किया गया है। क्या ऐसा पॉसिबल है सर? लेबर के मस्टरोल में? जी सर। हाँ, लेबर के मस्टरोल में हो सकता है, क्योंकि लेबर तो ऐसी चीज है कि वो उसको तुरंत पैसा चाहिए, है ना। लेबर को तो चाहिए हाथों हाथ पैसा। वो तो सर इसका क्या प्रोसीजर रहेगा लेबर को? हाँ, लेबर के लिए मस्टरोल बनता है एक, ठीक है। मस्टरोल अगर मेरे पास होगा मैं बाद में शेयर कर दूंगा आपसे। तो मस्टरोल में उसकी डिटेल जाती है, बैंक विद वैसे बैंक डिटेल भी जाती है उसमें। तो वैसे लेबर से आप कहिए कि आप जो है अपनी बैंक डिटेल का मतलब लेके आइए, ठीक है। कुछ डेफिनेट लेबर जैसे सर अभी जैसे पेमेंट कर दिया हूँ मैं लेबर को, ठीक है, कि मतलब क्या ये प्रोसीजर मतलब पॉसिबल है कि हम लेबर को ही बिल में एडजस्ट करा दें? सर हो तो सकता है, लेकिन जहां पर सामान आता है वहां पर लेबर तो आएगी ही आएगी। हाँ, ठीक है ना। अगर हम केवल सामान खरीद रहे हैं तो वो भी डाउटफुल है। भैया हम सामान खरीद रहे हैं, लेबर नहीं लगा रहे हैं। तो सर इसके लिए क्या हम प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ये लेबर पेमेंट मेरे द्वारा किया गया है? हाँ, बिल्कुल। यूनियन फंड से आप केवल मस्टरोल बनाइए और उसमें पेड बाय मी कर दीजिए। आप मस्टरोल कैसे बनता कर लीजिए और अब जो क्लर्क है उनको बता दीजिए कि ये मेरे द्वारा पेमेंट हो गई है और मुझे इसको चाहिए, ठीक है। तो वो आपके इसमें जाएगा। सर ऑडिट में सर ये लेबर चार्ज में फिर ऑडिट में प्रॉब्लम नहीं आएगी? वो कहेंगे कि बैंक अकाउंट में क्यों नहीं गया? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। इस जो ये चीजें है ना, इनको ज्यादा आप मतलब ऐसे नहीं करिए कि फ्रिक्वेंटली करिए। ये तो कभी कभी आपकी चीजें कि फंस गई कि लेबर कोई मान नहीं रहा है कि मुझे अभी पैसे चाहिए, उस वक्त के लिए होती है। नहीं तो अक्सर ये करिए कि उससे लेबर से अपना उसका बैंक अकाउंट नंबर मांगिए, IFSC कोड मांगिए और उसको आश्वस्त कीजिए कि भैया ये पेमेंट जो होगा वो तेरे कुछ दिनों बाद आ जाएगा आपके बैंक, ठीक है। सर ऐसा जनरली मानते नहीं है सर लेबर। नहीं सर, मैं तो उन्हीं लेबर से काम लेता हूँ जो ऐसी चीजें कर लेते हैं, क्योंकि एक दो बार वो सोचते हैं कि हाँ ये नहीं होगा। नया लेबर तो हमेशा कहता है, लेकिन जिसको मैं काम दूंगा उस जानता है कि हाँ ये मेरे खाते में ही आएगा, है ना। तो सर ऐसे लेबर फिर हम लोग को ढूंढने पड़ेंगे फिर, क्योंकि ज्यादातर जो लेबर मिलते हैं सर वो ऐसे ही मिलते हैं कि हाँ सर काम हुआ, शाम को पैसे दीजिए हम जाएं। ज्यादातर ऐसे ही मिलते हैं फिर। जनरली ऐसे ही होता है सर। हाँ, जनरली होता है। तो थोड़ा सा मतलब देख लीजिए कि कौन काम का है आपका और उसी को रिपीट करते रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जी सर। जो इस चीज में मान जाता सर हमारा जैसे जो अगर हम रिपीट करते रहे तो ऑडिट टीम ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी इसके रिगार्डिंग? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब आपको लेबर उसी जो है नियर बाई आपकी लेबर वही है। हाँ, लेबर ऐसा नहीं होनी चाहिए कि कहीं और दूसरी जगह नौकरी कर रहा है, वहां भी से भी ले रहा है और यहाँ पे जो प्राइवेट लेबर है वो तो कहीं सर ये मास्टर रोल का बता रहे थे सर आप कुछ, और उसका प्रोसीजर बता रहे। मस्ट रोल में लिखा जाता है सर। एक तो मस्ट रोल में पूरी जो लेबर की जो बैंक डिटेल होगी, उसके एड्रेस वगैरह होगा, नेम वगैरह होगा, वो सब लिखा जाएगा। उसके बाद उसने कौन कौन सी डेट पे काम किया होगा वो उसके बारे में विवरण होगा। उसकी प्रेजेंट वगैरह लगाना है। लास्ट में उसका कितना वेजेस वगैरह निकल रहा है, कितना उसका बन रहा है, ठीक है। और लास्ट में टोटल आ जाएगा उसका कि कितने इतने दिनों, जैसे मान लीजिए मैंने 690 रुपए दिया, ठीक है। एक लेबर को मैंने 690 रुपए दिया 5 दिनों के हिसाब से, तो 5 into 690 इसका करके टोटल। सर ये क्या डिपार्टमेंट वाइज बनाना होगा कि एक कॉमन रजिस्टर बनाया उसी में सारे, जैसे फर्नीचर का लेबर आया कोई हमारा और प्लम्बर आया, तो क्या मतलब एक ही रजिस्टर और एक लेबर रजिस्टर अलग से बनता है, वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनता, वो आपके अंडर में रहेगा वो, ठीक है। ऑडिट टीम हमेशा पूछ लेती है कि वो आपने लेबर रजिस्टर बना रखा है एक,
तो जो वहां पर आप एंट्री कर रहे हैं मस्टरॉल की, उसको आप अपने इसमें मेंशन कर लीजिए कि मैंने इस दिनांक को इतने इतने लेबर लगाए, इस हिसाब से दिया पेमेंट, उसका ये अकाउंट नंबर ये है, उसका फोन नंबर ये है। सर वो तो हम लेबर शीट की एंट्री करते ही ना रजिस्टर के अंदर। हाँ, फिर इसकी जरूरत पड़ जाती है फिर भी? हाँ, ऑडिट वाले मांगते हैं सर। आपने ये सर ऐसा भी तो रख सकते हैं ना सर, बिल का एक कॉपी रख सकते हैं अपना बिल की रिकॉर्ड के कॉपी लिए। भी रख सकते हैं, है ना, बिल की कॉपी भी रख सकते हैं। और सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि 4 कैटेगरी डिवाइड की गई है लेबर के अंदर भी, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। हाँ, तो अगर जैसे कि हम सर स्कूल के अंदर प्लम्बिंग का काम करा रहे हैं तो वो सर अनस्किल्ड में किसका जाएगा काम? या फिर किसका काम? प्लम्बिंग का? नहीं सर, अनस्किल्ड में नहीं जाएगा, वो सेमी स्किल्ड में आप रख लीजिए। सेमी स्किल्ड में जाएगा। और सर हाईली स्किल्ड में या स्किल्ड के अंदर, किसके अंदर वो जो है वो हाईली स्किल्ड में, हाँ, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड में तो आपके जैसे कंप्यूटर है या कोई और चीज है, ये लोग आए, तो हमने सेमी स्किल्ड तक ही रहना है अक्सर। अक्सर हमारा काम जो है सेमी स्किल्ड और या फिर जो लेबर है उस तक रहेगा। सर जैसे कि शुरुआत में आए थे हम, तब तो हमें इतना कुछ इसके बारे में पता नहीं था, तो हम तो यही मानते थे कि जिसका काम फिनिशिंग से होता है वो काम स्किल्ड में जाता है। तो ऐसे ऐसे करके हमने 3-4 बिल तो ऐसे स्किल्ड में ही पास कर दिया था। तो उसका ऑब्जेक्शन तो आप नहीं उठेगा क्योंकि नए थे उस वक्त, हमको पता भी नहीं था इसके। नहीं, उसमें ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगा सर। जैसे इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बिंग वगैरह है, ये मैं सेमी स्किल्ड में रखता हूँ। सर इलेक्ट्रिशियन स्किल्ड का अगर आप देते हैं तो स्किल्ड के लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी को भी स्किल्ड में पेमेंट कर रहे हैं तो उसका, जैसे वो ITI पास है इलेक्ट्रिशियन, तो उसका सर्टिफिकेट, और अगर इलेक्ट्रिशियन के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको आप सेमी स्किल्ड का पैसा देंगे। बट मैडम वो तो एक क्वेश्चन था मैम। हाँ जी, हेलो मैम, क्वेश्चन था, जैसे हम लेबर का पेमेंट कर रहे हैं तो लेबर का पेमेंट CLC रेट से देना है या फिर लोकल रेट से देना है? देखिए इसे मैं बताता हूँ, इसमें मनीष से बताया। हाँ, हमारे एक लेबर रेट के हिसाब से चलते हैं, तो हमको लेबर रेट से थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है। अगर हम लेबर रेट से कम देंगे उनको तो वो हमको कोर्ट केस में भी घसीट सकता है लेबर कि मुझे अब मेरे वेजेस से कम भुगतान किया गया। तो मान लीजिए इसके जैसे एक लेबर है, उसका 500 रुपया या 550 रुपया मिनिमम है, तो उसको बढ़ा के दे दीजिए, 600 कर दो उसको कि 600 रुपए दिए मैंने, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज्यादा भी मत बढ़ाना। वैसे हम लोग जो करते हैं, हमारा सिटीज होती हैं A, B और C। तो जो अगर आप गूगल में डालेंगे तो लेबर कमीशन की तरफ से इनकी वेजेस का आया हुआ है। तो अगर आपका सपोज सिटी B है तो सिटी B में अभी प्रेजेंट में जो लेबर रेट है, चाहे वो सफाई वाले हों चाहे वो लेबर हों, उनका 651 है एट प्रेजेंट रेट। और अगर हेल्पर लगाते हैं हम, चाहे प्लम्बर के साथ चाहे कारपेंटर के साथ, तो वो भी 651 लेबर की कैटेगरी में आता है। इसके बाद आता है सेमी स्किल्ड का रेट, जो कि अभी शायद 831 या 832 है, जिसमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसमें कारपेंटर को डाल सकते हैं, इसमें प्लम्बर को भी डाल सकते हैं और इसमें आप इलेक्ट्रीशियन को भी डाल सकते हैं। मैम ये स्किल्ड है, सीपी रिपेयर के लिए जो लेबर रहेगा वो हाई स्किल्ड रहेगा या सेमी स्किल्ड रहेगा? देखिए, आपके पास सर्टिफिकेट है जो भी काम कर रहा है व्यक्ति, तो आप इसको हाईली स्किल्ड में डालकर पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उसको सेमी स्किल्ड में डालना पड़ेगा। मैम जैसे सर्टिफिकेट ITI का सर्टिफिकेट या फिर कोई अलग सर्टिफिकेट आता है? स्किल की तरफ आप जाइए मत सर, हम स्किल्ड क्यों जाते ही नहीं है, हम लोग सेमी स्किल्ड कर देते हैं। केवल सेमी स्किल्ड में आप रखिए और लेबर तक रखिए, आप उसी में आप काम करिए, ठीक है सर? मेरे कई बार जैसे ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिशियन का पेमेंट ज्यादा होता है क्योंकि मार्केट रेट ज्यादा है, और हमारा जैसे अब रेट है 832 है और वो तो 1000 से ऊपर मांग रहा है, नहीं हो पा रहा, तो साथ में एक हेल्पर अटैच कर दीजिए, या तो उसके दिन बढ़ा दीजिए या एक हेल्पर आप अटैच कर लीजिए, उसी से नंबर ले लीजिए किसी का और हेल्पर में पैसा डाल दीजिए। ओवर टू मनीष सर। हाँ जी, ठीक है। ये मुझसे पूछ रहे थे कि परचेज प्रोसीजर के शुरू में 25,000 वाली से जो डायरेक्ट परचेज थी उसके बारे में पूछ रहे थे उस वक्त। तो ये रिक्विजिशन फॉर्म हो गया, ठीक। उसके बाद इसको आप देख लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ जी बोलिए सर। मेरे जो विद्यालय है तो उसमें जो प्रिंसिपल सर हैं MNR डिपार्टमेंट किसी और को दिए हुए हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क है या RO वगैरह जैसे खराब होता है
तो वो सारा कुछ बिलिंग मुझे बोले हैं कि आप बनाया करो, और उसे जो हमारा जो SCPW के रजिस्टर्स वगैरह हैं, स्टॉक एंट्री, मैं उसमें एंट्री करता हूँ। तो क्या सर ऐसा करना गलत तो नहीं है? सर SCPW के इसमें तो नहीं आएगा, वो मेंटेनेंस एंड रिपेयर रजिस्टर में आएगा, ठीक है। या अगर SCPW के रजिस्टर में वो सामान चढ़ा है तब उसकी रिपेयरिंग उसमें आप दिखा सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट वेंडर जो होगा, जो जैसे एक्वागार्ड की रिपेयरिंग कोई करने आ रहा है या RO की रिपेयरिंग करने कोई आ रहा है, तो उससे आप जो है वो मतलब बात कर लीजिए, प्रिंसिपल साहब की बात कराइए कि कितना खर्चा आएगा, ठीक है। बिलिंग कैसे होगी, बिलिंग पक्की चाहिए आपको। सर हमारे स्कूल में ऐसा ही होता है कि जैसे सिविल से रिलेटेड जो है पूरा काम है, वो जो M&R डिपार्टमेंट जिनके पास है वो अपने स्टॉक में वो करते हैं एंट्री, लेकिन जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीजें होती हैं वो मुझे करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये आप इसके लिए 2 रजिस्टर बना सकते हैं, M&R इलेक्ट्रिकल और M&R इलेक्ट्रिकल, है ना? जी 2 रजिस्टर, मेरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन SCPW के इसमें जाते नहीं है ये, क्योंकि अब वैसे बजट में क्या रखा है SCPW का, पहले बजट भी देखना पड़ेगा ना आपको कि बजट में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक अलग से स्टॉक रजिस्टर है जो कि मेरे ही पास रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल से VVN का, इलेक्ट्रिकल M&R का है क्या वो? अब सर मुझे तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास M&R डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी रिपेयरिंग वर्क है वो मैं ही एंट्री करता हूँ। सर ने बोला कि आप कर लिया करो। ठीक, उसको देख लीजिए पहले, वो आपका स्टॉक रजिस्टर है कौन सा, SCPW का है कि M&R इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। ओके सर, उसी में आप इसको करिए। सर हमारे विद्यालय में SCPW का रजिस्टर है ही नहीं है, केवल M&R इलेक्ट्रिकल। क्योंकि SCPW में सर बजट आप दे ही नहीं रहे ना, ज्यादा बजट नहीं है, 20,000 10,000, इसमें क्या आपको बनाना चाहिए। ज्यादातर SCPW में सपोज आपको टीचिंग करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मटेरियल, ब्रेड बोर्ड वगैरह कुछ सामान खरीदना है, तो अब आपको टीचिंग मटेरियल हर वक्त आप अपनी पॉकेट से थोड़ी ना खर्च करेंगे, तो आप SCPW कंज्यूमेबल में वो टीचिंग मटेरियल डाल सकते हैं। क्योंकि पहले हम जैसे और सामान होता था, जैसे कि बर्तन वगैरह भी होते थे, वो SCPW कंज्यूमेबल में डाल देते थे, और बड़ी बड़ी चीजें स्कूल असेट में डालते थे। तो अभी आपको टीचिंग ज्यादा बोला है, तो टीचिंग के लिए भी आपको कहीं ना कहीं तो मटेरियल डालना पड़ेगा। उसका बजट जैसे मनीष सर बता रहे हैं कम है, तो आप उसमें टीचिंग मटेरियल डालिए। ठीक है सर, और कोई क्वेरी? मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर आप पढ़ाइए, क्योंकि क्वेरी का सेशन शाम को है शायद। अच्छा, ये चीजें तो मैंने क्लियर कर दी, इसमें कोई कुछ पूछना है? अभी तो नहीं ना, तो मैं इसको बंद कर रहा हूं, मैं उसमें जा रहा हूं कंडमनेशन वाली प्रोसेस में, ठीक है। सर आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अभी बता रहे थे, फिर बीच में इंटरप्ट हो गया। अच्छा सर, इसमें ऐसे ही करना है कि आपने पहले तो रिक्विजिशन लेनी है, ठीक, उसके बाद उसका एस्टिमेशन निकाल लेना है कि भाई वो कितनी वैल्यू का है, कितनी वैल्यू तक उसकी कॉस्ट जा रही है, और प्रिंसिपल के से मतलब उससे डिस्कस करके आपने उसका सप्लाई ऑर्डर किसी खास जो फर्म है, किसी भी फर्म को दे सकते हैं, जो भी आपका, लेकिन उसी फर्म को दीजिएगा जिसका फर्म रजिस्ट्रेशन यहाँ हो चुका है आपके स्कूल में, ठीक है, उससे आप उसको मंगा सकते हैं। तो ये अंडर 25,000 के लिए जी सर, एक हमारे इधर जैसे वैक्यूम क्लीनर मंगवाया गया था JM पोर्टल से सर, हाँ। तो वो सर M&R में जैसे उसकी एंट्री की गई है, तो अब सर वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लीनिंग डिपार्टमेंट मेरे अंडर में नहीं है सर। तो वो पूरा भी आप दे सकते हैं, ट्रांसफर टू क्लीनिंग डिपार्टमेंट लिख दीजिए उस रजिस्टर, और प्रिंसिपल के साइन ले लीजिए, वो वहाँ चले जाएगा। तो सर ये जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो सर M&R में एंट्री करनी पड़ती है, या फिर क्लीनिंग का कुछ अलग रजिस्टर होता होगा क्लीनिंग डिपार्टमेंट का? सर अब वहाँ है कि कितना बजट जो है, वैक्यूम क्लीनर अगर परचेज किया है तो ये स्कूल असेट में जाता है, क्योंकि स्कूल का ये असेट है। बिल्कुल ठीक है ना, ये ना तो मेंटेनेंस में जाता है। अगर इस वैक्यूम क्लीनर ठीक करा रहे हैं तब वो M&R में जाएगा, क्योंकि वो रिपेयर है, मेंटेनेंस है उसकी, या उसका कोई आप टूट गया पार्ट वो खरीद रहे हैं,
तब एमएनआर में जाएगा। लेकिन अगर हम नया क्लीनर परचेज कर रहे हैं तो स्कूल का असेट है, कोई भी चीज खरीदी जाती है वो स्कूल असेट में आती है। तो मैम वो किसको हैंड ओवर करना है, मतलब किसके पास रहेगा, वो कहाँ उसकी एंट्री करवानी थी? कि कहीं भी स्कूल के असेट जैसे कि कूलर, पंखे हैं, और ये आपका, ये सब आपका जितना भी मटेरियल है स्कूल में, टीवी होते हैं डिस्प्ले वाले, कहाँ एंटर है, किस रजिस्टर में? वो स्कूल असेट रजिस्टर होता है। क्योंकि ऑफिस में भी जब वो पेमेंट करते हैं तो उनका एक फंड होता है स्कूल असेट का फंड, वो उसी फंड में उसी बजट में एलोकेट करते हैं। तो आपको स्कूल असेट रजिस्टर में ही डालना और पड़ेगा। मैम जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया गया है जैसे प्रिंटिंग मशीन के लिए, हाँ, तो आपकी एक इलेक्ट्रिकल कंज्यूमेबल, इलेक्ट्रिकल नॉन कंज्यूमेबल बना लेते हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो नॉन कंज्यूमेबल हैं। इलेक्ट्रिकल की पंखे हैं, तो अब पंखे कहाँ डालेंगे हम? तो मैंने इलेक्ट्रिकल के 2 बना लिए, एमएनआर के, कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल, तो उसमें डाल तो मैम वोल्टेज स्टेबलाइजर, हाँ, वोल्टेज स्टेबलाइजर में डाल दीजिए, जैसे में डाल दीजिए। जी मैम, जैसे वो एग्जाम सेशन में लगा रखा है इन वोल्टेज, दोनों में भी एंट्री हो सकती है। ओके मैम, अच्छा, अब हम चलते हैं कंडमनेशन की प्रोसेस की ओर। ठीक है, तो अगर अक्सर ये होना चाहिए कि हमको समय समय पर अपने हर साल लगभग ये कंडमनेशन प्रोसेस को ध्यान में रखना है, और अपने जो स्टॉक है उसको आप अच्छी तरह से ठीक ठाक कर लें, ताकि जाते वक्त आपका ट्रांसफर होते वक्त आपको किसी को स्टॉक देने में कोई दिक्कत ना आए। तो कंडमनेशन प्रोसीजर में हमको क्या करना है? सबसे पहले जो ये अकाउंट कोड में जो लिखी हुई लाइफ है आर्टिकल्स की, उसको आपने ध्यान में रखना है। तो मैंने ये अकाउंट कोड से यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है, देखो वुडन एल मेरा 20 ईयर्स है, इस ढंग से ये सब की आपको मिल जाएंगी लाइफ। ठीक है, ये अकाउंट कोड में आपका मेंशन है। अब इसके बाद एक मिनट, हाँ होल्ड करिए। अच्छा, कोटेशन पर बता रहे हैं। अच्छा, मैंने 2-3 चीजें आपको दिखाई नहीं, वो दिखा लेते हैं पहले। देखो, इस ढंग का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता है। अगर एलपीसी के माध्यम से खरीद रहे हैं या एडवर्टाइज टेंडर के माध्यम से आप खरीद रहे हैं कोई चीज, तो इस ढंग का ये आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, इसको आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, कौन से फर्म का नाम है, उसके डेट ऑफ कोटेशन क्या है, कोटेशन को रिसीव कौन सी डेट में हुआ है, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोटेशन, कोटेशन वैलिड अप टू, अर्नेस्ट मनी रिसीव्ड, ये सब चीजें आपको भरनी पड़ती हैं। और यहाँ पर देखो, नेम ऑफ द आर्टिकल विद फुल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्विच हो गया, पहली फर्म ने, मैंने आपसे कहा था कि जो भी एनवेलप होगा तो उसमें आप नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3 जो कोटेशन होंगे। पहली फर्म का मान लीजिए इसने 10 रुपए का दे रहा है स्विच, दूसरा 12 का दे रहा है, 13 का दे रहा है, ये 9 रुपए का दे रहा है, तो इसको आप रेड इन सर्कल कर देना। ठीक है, तो इस ढंग से पहले आपको हर आइटम वाइज लोएस्ट कोटेशन रेट आपको निकालने पड़ेंगे। और परचेज कमेटी के यहाँ पर मेंबर के साइन हो जाते हैं, प्रिपेयर्ड बाय, चेक बाय। ठीक, उसके बाद पार्ट 3 में आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल हो गए, और यहाँ पर आपको उसमें वीएमसी मेंबर और चेयरमैन के साइन भी यहाँ पर ले लेना है। क्लियर? ये आपको अकाउंट कोड में सब चीजें मिल जाएंगी, आप इसको आराम से ले सकते हो। अच्छा, लाइफ तो हो गई, कोटेशन हो गया।
मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। हाँ, कंडमनेशन की फाइल जो थी वो अभी मुझे दिख नहीं रही है, उसको मैंने कर रखा था, वो मेरे ख्याल से मेरे दूसरे लैपटॉप में चले गई है। तो सर वो पीपीटी भेज दीजिएगा सर ग्रुप में। ठीक ठीक, मैं उसकी पीपीटी दे देता हूँ। अब मैं कंडमनेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, पहले तो आप कंडमनेशन में कैसे होता है मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि उसमें करना क्या है आपको। आपको पहले तो लाइव देखनी है आर्टिकल की, एक कंडमनेशन परफॉर्मा होता है, उसको आपने ध्यान से देखना है। उसमें 2011 से कुछ एक डेट है फिक्स, मैं दूसरे कंप्यूटर में है मेरे उसका पूरा, तो 2011 से पहले उसका 4.75 के 4.25 है %, उतने % से डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालनी पड़ती है। मान लीजिए 2009 में आपने कोई सामान लिया और 2011 में उसको 2 साल हो गए, तो 2 साल की डेप्रिसिएशन वैल्यू जो होगी वो केवल 4.25 या 4.75% के हिसाब से होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका वो लाइफ उसकी अलग रहती है, 10% के हिसाब से है शायद। अभी मुझे एकदम वो नहीं हो रहा है। और लास्ट में जो भी कोई भी वैल्यू है वो लगभग 95% होनी चाहिए किसी को किसी को भी कंडम करा। मान लीजिए एक नारी है, उसको आपने कंडम, ठीक है, और वो हो गया आपका, उसकी लाइफ, अलमारी की लाइफ जो है 20 साल है, और आपको हो गए 25 साल अपने स्टॉक में रखते हुए, तो आप उसकी लाइफ को जीरो, उसकी वैल्यू को जीरो नहीं करोगे। वो जितनी वैल्यू की होगी उसका 95% उसका डेप्रिसिएशन हो गया, लास्ट का 5% जो होगा वही उसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए उसका ये सब चीजों के बाद आता है आपका ऑक्शन। जब आप कंडमनेशन करा लेते हैं उसके बाद ऑक्शन भी एक प्रोसीजर होता है जिसको आपको पूरा करना पड़ता है, तभी जाके वो आपके स्टॉक से एकदम चीजें हटेंगी, ठीक है। आपने केवल कंडमनेशन करा दिया तो इसका मतलब नहीं है कि आपके स्टॉक से वो कम हो गया। आप कंडमनेशन के बाद उसका जब तक ऑक्शन नहीं कराएंगे, तो एक बार मैंने ये ऑक्शन कराया था, मैंने ये यहाँ पर इसको नोट कर लिया कि किस ढंग से होता है। जैसे मैंने देखो प्रोसीजर ऑफ ऑक्शन लिखा है, तो SCPW आइटम का ऑक्शन मैंने कराया था। तो सबसे पहले मैंने एक विज्ञप्ति बनाई थी, सर्व सूचित किया जाता है कि गत वर्ष 2005-6 में केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी, पहले मैं हल्द्वानी में काम करता था, मैं SCPW डिपार्टमेंट के अंतर्गत विगत वर्षों का SCPW आइटम ऑक्शन दिनांक इतने को विद्यालय में होने जा रहा है, इच्छुक व्यक्ति एजेंसी से अनुरोध है कि आकर SCPW ऑक्शन में खरीद करें। यहाँ पर ऑप्शन कमेटी मेंबर हो गए, यहाँ पर प्राचार्य हो गए। इसको आपने 3-4 जगह कम से कम पेश करना है। अगर आप अखबार में नहीं निकाल सकते तो कम से कम कुछ बाजारों में जाकर, कुछ अपने जो विद्यालय के जो रिसेप्शन एरिया है वहां पर रहा, या गेट के पास सामने लगा दें, ठीक। तो ये 4-5 जगह आपको पोस्ट कर दें, इसको चीज को मतलब चिपका दें, ये चीजें लिखनी होंगी, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके आइटम होंगे उसकी आपने लिस्ट बनानी है। अब उसके बाद आपने देखना है कि भाई अब तो एसएफ का रोल नहीं है ज्यादा, कि मैंने यहाँ पर देखिए एससीपी, देखो यहाँ पर रजिस्टर का नाम लिखा है SCPW नॉन कंज्यूमर एसएफ, एक रजिस्टर था मेरा, और कंडेमनेशन ईयर 2004-2005 ये मैंने डाला, और इतने का मैं टोटल जो है वो कंडम कर रहा हूँ एसएफ की वैल्यू, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा नॉन कंज्यूमर दूसरा रजिस्टर है 2005-6 और 926 की वैल्यू में यहाँ पर स्कूल फंड वाले रजिस्टर से मैं कैसे कर रहा हूँ, तो इन सबको अब मैं जोड़ दूंगा यहाँ पर, ठीक है। वीवीएन का मैंने अलग बनाया कि वीवीएन में कितनी वैल्यू है कंडमनेशन की, ठीक। 2 रजिस्टर हो गए, SCPW नॉन कंज्यूमर, ऑडियो विजुअल नॉन कंज्यूमर, उसकी टोटल वैल्यू कितनी इतनी आ गई, ठीक है। तो इस ढंग की डिटेल मुझे बनानी पड़ेगी पहले पूरा, और उसके बाद जो होगा तो ऑक्शन के वक्त क्या होता है, लोग बाग आते हैं, आपके बोलियां लगाते हैं, जिसकी बोली सबसे अधिक होती है उसको ही
मतलब ये चीजें जो कंडम वैल्यू होती हैं वो सामान होता है उनको दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा द फॉलोइंग पीपल एजेंसीज हैव बीन अप्रोच्ड विद देयर फुल एड्रेस एज गिवन बिलो। ठीक है, ये लोग आए, इन्होंने ऑक्शन में भाग लिया। विजय गुप्ता, नंद किशोर, रिंकू कश्यप, इनका एड्रेस लिख दिया यहाँ पर और इन्होंने अमाउंट इतना लगाया उसका कि वो कितने अमाउंट में परचेज करने को तैयार हो गए थे। ठीक है, और यहाँ उनके सिग्नेचर ले लीजिए और सिग्नेचर लेने के साथ साथ उनके जो आधार कार्ड हैं ये भी आप कलेक्ट करके रखिए, आधार कार्ड वगैरह, ताकि एक प्रूफ हो जाए कि इन लोगों ने ऑक्शन में जो है भाग लिया है। ऐसा नहीं कि हम केवल एक ही आदमी को बुला के उससे करा रहे हैं ऑक्शन कि इतने में उठा ले भाई सामान। In the front of members of SCBW item auction, the above mentioned people agency have approached and have said that indicated amount of total condemned SCBW item as rupee इतने रुपए as a school fund और इतना रुपए as a vivian fund SCBW, इतने वैल्यूज के को मैंने कंडम करके इतने रुपए वहां पर जमा कर दिया। अब ये 200 रुपए जिसका सबसे अधिक इसने प्राइस दिया है, इसका कोटेशन जो होगा वो पास हो जाएगा। अब इसके होने के बाद आप एक जो होगा वो बनाइएगा गेट पास। उसमें मतलब उस जो जिसने भाई जिसका कोड वो पास हुआ होगा उसको आप कह सकते हैं कि भाई ये अपना सामान ले जाओ आप। It is certified that the auction items of SCBW department has been auctioned in the favor of श्री इतना इतना, जिसका नाम होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। He may be allowed to take the auction and purchase item like broken furniture, damaged appliances, etc. in 4 rounds. अगर उसके पास कोई गाड़ी है वो 4 चक्करों में ले जाना चाह रहा है तो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, व्हीकल का नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ताकि उसको भी कोई पुलिस वाला भाई रोके ना कि भाई क्या सामान ले जा रहा है, और आप भी सेफ हो जाओगे कि भाई हाँ इसमें सामान गया हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल के साइन भी हैं। ठीक है, यहाँ पर वो ड्राइवर के साइन भी है। तो इतनी सारी चीजें आपको गेट पास वगैरह सब कुछ बना लेना जब आप कोई चीजें कंडम वगैरह कराएं और उसके बाद ऑक्शन कराएं, तो ये सब चीजें प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ किसने कुछ पूछना है? और जो ऑप्शन वो जो सॉरी कंडमनेशन का फॉर्मेट है वो मैं आपको जो एक्सेल सीट है उसको मैं आपको दे दूंगा। आपने केवल एसेट का नाम वगैरह लिख लेना और डेट ऑफ परचेज लिख देना। उसमें 2-4 गेट पास वगैरह सर इन सबको भी मतलब शेयर कर दीजिएगा। ठीक, वो सब कुछ आपको कैलकुलेट करके दे देगा। देखिए सर बहुत अच्छे से बता रहे हैं ये सब चीजें, क्योंकि लोग शॉर्ट में कर लेते हैं, ये सब नहीं करते हैं गेट पास वगैरह। और मनीष सर इनको ये भी बताइएगा कि पेट्रोल और डीजल का रजिस्टर भी बना के रखना होता है अलग से ना, उसमें डिटेल। हाँ, जो जैसे जनरेटर आप यूज कर रहे हैं ना, स्कूल में लगा रहे हैं, तो वो उसका एक लॉग बुक बनती है, उसमें मेंशन करना पड़ता है भाई कितने लीटर आपने जनरेटर परचेज किया है और कितने घंटे जो है जनरेटर आपका चल रहा है। सर एक क्वेश्चन है, ये जितने भी पेट्रोल डीजल का जितना भी ये आप बता रहे हैं एंट्री करना, ये एमएनआर के जिम्मेदारी होती है ना? जी जी, ओके सर। हम लोग ज्यादातर 95% एमएनआर जो है डब्ल्यूई के पास है, बल्कि 98% जी, किसी 1-2 स्कूल में ही एमएनआर किसी टीचर के पास है। और जी ठीक है सर। अच्छा, ये इन चीजों में किसी को कुछ क्वेरी है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं अटल वाले सेक्शन में जाऊं। गुड आफ्टरनून सर। डाल दिया था मार्च अप्रैल में, पर वो अभी तक बस सिर्फ फॉर्म ही डाला था। नेक्स्ट प्रोसेस कैसे हम वो वेरीफाई कर ले कि नहीं वो कंडम हो ही चुका है। मैं ऑफिस में पूछती हूँ तो वो बोलते हैं अभी इतनी जल्दी थोड़ी ना होगा, तो कैसे वो वेरीफाई वो हो चुका है। अभी तक क्या कर रहा है? हेलो हाँ मैम, आपने अभी तक क्या करके, मेरी आवाज आ रही है? सर मैंने जो आपने फॉर्म बताया ना कि कितना डिप्रिसिएशन वैल्यू है उसका, वो सब एक फॉर्म अप्लाई करके ऑफिस में जमा करना है कि हमने इस सामान का कंडमनेशन कर दिया। अच्छा, तो सर सिर्फ फॉर्म दे देना ही है कि कंडमनेशन हो चुका होगा? नहीं, या हमें वहाँ ऐसे नहीं,
आप एक बार प्रिंसिपल मैम से या जो प्रिंसिपल होंगे सर से, उनसे आप पूछ लीजिए कि कंडेमनेशन के लिए हमने वो कर रखा था, उसकी प्रोसेस कहाँ तक हुई, तो वो आपको बता देंगे। वो अक्सर बीएमसी की मीटिंग है या वो चेयरमैन के वहाँ से अप्रूवल होता ना उसका, तो वो वहाँ से होता है, ठीक है। तो वहाँ से वो जब लेटर आएगा उसमें साइन होंगे, तब उस लेटर को एक कॉपी आप अपने स्टॉक रजिस्टर में भी रख लो, चाहे उसकी फोटोकॉपी रख लीजिए चाहे कैसे रख लीजिए, ठीक है। और तब फिर ऑक्शन प्रोसेस आप अपनाइएगा, तब उसके बाद ही फिर अपने रजिस्टर से उसे हटाइए। सर तो क्या वहाँ से जो चेयरमैन पर्सन जो भी हमें वो करेंगे यहाँ पे देंगे इंटीमेशन, तो हमें बताया जाएगा कि ये मतलब कंडमनेशन हो चुका है? जी जी बिल्कुल बताना चाहिए, नहीं तो आप अपने स्टॉक से हटाओगे कैसे, है ना। वो तो आपको बताना ही चाहिए कि भाई ये स्टॉक में का ये चीजें कंडमनेशन हो गई। सर वो चेक भी होता है कि मैंने ये सामान कंडमनेशन के लिए डाला था, तो ये वहाँ पे कोई वेरीफाई करने आएगा? ऐसा वेरीफाई किया जा सकता है उसको, चेयरमैन के लोग जो होते हैं वो बीएमसी वगैरह या चेयरमैन के लोग आते हैं वहाँ पर देखने के लिए कि भाई ये सामान है कहाँ पर, है ना। तो जो भी कंडम चीजें हैं उनको एक जगह इकट्ठी कर देनी होती है। ओके सर, उनको सबको इकट्ठा कर दीजिए, उसकी आप चाहे तो फोटो वोटो भी ले लीजिए कि भाई ये हमने दे दिया, ठीक है। ओके थैंक यू सर। और किसी को क्वेरी? सर मैंने कंडेमनेशन कराया था, कंडेमनेशन हो गया, ऑक्शन भी हो गया और वो सामान भी लेकर के चला गया। तो लेकिन उसमें कुछ सामान सर वो अभी मतलब कंडेम हो गए, लेकिन वो अभी भी यूज में है। वो अब मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि साहब क्या होता है ऑक्शन, बस जैसे जैसे बोलते चले गए। अब उनका ये कहना, मतलब जो पुराने टीचर थे उन्होंने कहा कि जो आउट ऑफ मतलब जिनकी लाइफ खत्म हो गई है उनको कंडेम कर दो। मैंने आग बंद करके सब जितनी भी लाइफ थी उसको उठा के कंडेम कर दिया, लेकिन उसमें कुछ चीजें थी वो सर्विसेबल थी, वो अभी भी सर्विस दे रही है, लेकिन वो भी कंडेम हो चुकी है। अब यही चीज है कि सर एक ये हम पे ये भी रहता है कि हमारे स्टॉक में एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, इस चीज को भी आप ध्यान रख रहे हैं। ऐसे नहीं है कि मैंने कंडेमनेशन कर दिया और वो मेरे स्टॉक में ऑलरेडी है तो हम डिफॉल्ट स्टॉक से तो निकाल दिया सर। हाँ स्टॉक में है लेकिन हो गया ना। हाँ लेकिन वो वैसे है अभी। तो ये वैसे गलत चीजें होती हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है सर? अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसको किसी को दे दीजिए और क्या करेंगे आप, है ना। पर लेकिन एकदम क्लियर हो जाइए कि हाँ ये चीज मेरे स्टॉक में नहीं है, ऑप्शन हो गया इस चीज का, ठीक। या आप ज्यादा उसको किसी कबाड़ में रख दीजिए, ठीक है, नहीं ले गया ऑप्शन वाला, जिसका ऑप्शन हुआ था वो नहीं ले गया, मैं क्या करूँ। सर ये जो चीजों का कंडेमनेशन होता है वो कंडेमनेशन लिस्ट डब्ल्यू के पास रहती है कि वो ऑफिस में रहती है? सर वो जिसके पास जिस स्टॉक का होगा ना कंडेमनेशन, अब केवल हमारा तो होगा नहीं, फर्नीचर वाला उसको अलग करेगा कंडम, ठीक है, वो भी अपना परफॉर्मा बनाएगा, आप अलग बनाओगे, लैब वाले अलग बनाएंगे। तो ये सब चीजें ऑफिस में रहेंगी पहले, फिर ऑफिस वाला आपको भाई आपके डिपार्टमेंट का कंडेमनेशन वाला दे देगा कि भाई ऑडियो विजुअल का कंडेमनेशन ये है और SCPW का कंडेमनेशन ये है। जैसे आपके पास 2 हेड है, आपने 2 में करा रखा था, ठीक। जो फर्नीचर वाला होगा उसको फर्नीचर का दे देगा, भैया ये कंडेमनेशन आपका लेटर है, ठीक है। तो ये कर लिया करिए कि जो आपको लिस्ट ऑफिस से मिलेगी सामान कंटेंट आर्टिकल्स की, उसको फोटोस्टेट मशीन से उसका साइज छोटा करके आप स्टॉक रजिस्टर में ही उसको पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट कर लेना, उसको जरूर पेस्ट करना चाहिए। कंडेमनेशन और ऑप्शन का जो परफॉर्मा होगा ना, जो साइन किया परफॉर्मा होगा, उसको जरूर अपने स्टॉक रजिस्टर में मेंशन कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद फिर आर्टिकल के नीचे लिखना है आपको कि दिस आर्टिकल हैज बीन कंडेम्ड वाइड लेटर नंबर दिस डेटेड दिस, और फिर आर्टिकल के आगे कंडेम्ड करके उस आर्टिकल को स्टॉक में से आप उस तक भी नील कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन के बाद नील करना चाहिए। ये बात मैं ये बताना बिल्कुल भूल गया था मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा इसको बता के
कि जब ये कंडम हो जाए और ऑक्शन हो जाए, उसके बाद आपने ये चीजें लाइनें, वो जो आपका जहां पर एंट्री हो रखी है उस आइटम की, तो वहां पर आप लिख दीजिए कि ये आइटम जो है वो कंडम हो चुका है इस लेटर के नंबर के अकॉर्डिंग, और इसका ऑक्शन इस लेटर के नंबर के अकॉर्डिंग हो चुका है। अब ये जो इसका जो टोटल अभी ये हमारे स्टॉक में जो है ये नील हो गया है। आइटम के नीचे जगह नहीं बची है तो आप उस पेज में जो लास्ट एंट्री के नीचे लिखिए कि आइटम नंबर जो एंट्री नंबर 5 जैसे या एंट्री नंबर डेटेड दिस हैज बीन कंडेम्ड, है ना, एंड आइटम नंबर ऑन एंट्री नंबर दिस डेटेड दिस हैज बीन कंडेम्ड वाइड लेटर दिस, और फिर वहां उसको रेड से एनसर्कल कर दीजिए और कंडेम्ड लिख दीजिए। अच्छा, और मैडम एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे कि पुरानी हमारे पास जैसे कि यहाँ पे 9-10 माइक पड़े हैं हमारे पास, और कुछ माइक जो है वो अलमीरा के अंदर पड़े थे जो टूटे हुए थे। अब मैं ये चीज में श्योर नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो माइक्स अंदर टूटे हुए पड़े थे इनको कंडेम कर दिया गया है, उसके बाद ऑक्शन किया गया है कि नहीं किया गया, ये पता ही नहीं चल पा रहा है, तो इसको कैसे पता करूँ मैं? ये ऑफिस ही बताएगा, और एक ये ऑफिस ही एंट्री बताएगा। और एक चीज और मुझे बतानी थी बहुत जरूरी है, आप कोई भी आइटम कंडेमनेशन के लिए देते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप अपने आप कंडेमनेशन के लिए नहीं दे सकते, आपको उसका नॉट सर्विसेबल का सर्टिफिकेट किसी शॉपकीपर से, एम आई राइट मनीष सर, वो लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको आपका फोटोस्टेट मशीन कंडेम करना है, ठीक है, स्टेबलाइजर या एसी कंडेम करना है, तो आप ये ऐसे नहीं कर सकते कि आपने बस नहीं चल रहा है आपने कंडेम कर दिया, कूलर नहीं चल रहा है तो आपको किसी मैसेज से 3 कॉपी लानी है या 1 कॉपी लानी है कि दिस आइटम हमने रिपेयर को दिया है, इट इज बियॉन्ड सर्विस, ये अनसर्विसेबल है, या इसके पार्ट्स मशीन में जो पार्ट्स है मार्केट में नहीं मिलते। जैसे कि ग्रास कटर मशीन है और उसके पार्ट्स सब अवेलेबल नहीं है, पुराने जमाने की है, अब वो बियॉन्ड रिपेयर है, तो आप कंडेम करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली कंडेम नहीं कर सकते, आपको एक सर्टिफिकेट वेंडर से लेना पड़ेगा, किसी भी वेंडर से। मैम ये प्रोसेस तब है ना जब उसकी लाइफ कंप्लीट अभी नहीं हुई है। हाँ जी, ये प्रोसेस तो तब है ना जब मशीन की लाइफ कंप्लीट नहीं हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि लाइफ का है, क्योंकि बहुत से आर्टिकल्स का अकाउंट कोड में मेंशन ही नहीं है, जैसे ग्रास कटर का मेंशन ही नहीं है, तो आप उसमें लाइफ नॉट फिक्स्ड बाय केवीएस लिखेंगे उस कॉलम में, और फिर अगर वो 5, 6, 7 साल में खराब हो जाती है, 7, 8 साल में, तो आप उसे फिर कंडेम कर सकते हैं अगर वो सर्टिफिकेट मिल जाए उसके बेसिस पर। मैम एक डाउट था मैम, मेरे SUPW रूम में बहुत मतलब 2-3 PA सिस्टम पड़े हैं काफी पुराने, और स्पीकर्स भी पड़े हैं, तो मैम उन सबको पहले उनका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा मुझे? देखिए, अगर वो पहले से पढ़े हैं तो डेफिनेटली वो कंडेम हो चुके होंगे, पहले तो आप स्टॉक रजिस्टर से चेक कीजिए कि वो कंडेम तो नहीं हुए हैं, और अगर वो कंडेम्ड हो गए हैं तो उसके बाद तो कोई परेशानी ही नहीं है, और नहीं हुए हैं तो अब आप फिर उनको सर्टिफिकेट लेके तब आप उनको कंडेम कराइए। मनीष सर आगे देख लीजिए कि हम 2 बजे वो करेंगे लंच। अच्छा, थैंक यू मैम। अच्छा, इसमें से अगर कुछ पूछना है, नहीं तो मैं अटल के बारे में बढ़ूंगा फिर आप, ठीक है? मैं देखता हूँ पहले इसमें कुछ चीज छूट तो नहीं गई, कुछ चीज छूटी नहीं है, एक कुछ चीज मिस हो गई, वो बाद में आपको दिखाऊँ। अटल के बारे में बढ़े आपको? अटल टिंकरिंग के बारे में आपने कुछ थोड़ा बहुत कोशिश करी उस कुछ चीजों को बनाने की? यस सर। अच्छा, देखिए कुछ चीज ऐसी हैं कि जो हमको बहुत हेल्प देंगी टीचिंग में, ठीक है? तो हम जो है उसी प्रोसेस में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अब देखिए, कल मैंने एक वीडियो गेम बनाना सीखा था यहाँ पर पिक्टो ब्लॉक से या फिर स्क्रैच से। अब मैं आपको थोड़ा सा लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस ढंग से बनेगा करके। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? यस सर। जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है।
देखिए, हम वीडियो गेम या एनिमेशन वगैरह स्क्रैच के माध्यम से भी सिखा सकते हैं बच्चों को। बच्चों को इससे क्या होगा कि लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी इनकी, और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं कि स्क्रैच में आपने वीडियो गेम बनाया, ठीक है, या उसमें कुछ एनिमेशन वगैरह बनाया। मेरा बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर स्क्रैच कर दें। तो स्क्रैच आपने एक्टिविटी कभी की है? नहीं सर, मैंने तो सुना भी नहीं है। तो मैं आज स्क्रैच के बारे में बता देता हूँ आपको, स्क्रैच कैसे करना है। धन्यवाद सर। ठीक है, देखिए आप गूगल में स्क्रैच टाइप कर लीजिए, और ये डाउनलोडेड वर्जन भी है। इसमें आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, और जब इंटरनेट ना हो तो आप उसको भाई चला भी सकते हो वैसे भी। अब स्टार्ट क्रिएटिंग में चले जाता हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कर रखा है इसमें, नहीं तो आपको हो सकता है रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़े। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है शेयर। अच्छा, यहाँ पर देखिए मेरे पास एक क्या है, बिल्ली है ना। अब ये बिल्ली जो है, इसे हम कहते हैं स्प्राइट। तो ये एक कैरेक्टर है। तो ऐसे कैरेक्टर मैं बहुत सारे ले सकता हूं। देखिए यहां पर मैं जाऊंगा तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ठीक है। अब मैं आपको वीडियो गेम बना के दिखाता हूं। मैंने एक बॉल ले ली कैरेक्टर, ठीक, और इस कैरेक्टर इसको मैंने बिल्ली को जो है यहां से मैंने ऑफ कर दिया, इसी स्प्राइट को ऑफ कर दिया, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या है, ये ब्लॉक कोडिंग है। यहाँ पर मोशन की ब्लॉक कोडिंग है। अगर आप मूवमेंट कराते हैं तो आपको उसके कोड यहाँ पर मिलेंगे। लुक्स की, अगर आप इसका लुक चेंज करना चाहते हैं तो इसकी कोडिंग यहाँ पर मिलेगी। साउंड अगर आप अपने एनिमेशन में डालना चाहते हैं यहाँ पर। इवेंट में अगर आप जाना चाहते हैं कि भाई ये कब शुरू हो, ठीक है, ये मतलब ये प्रोग्राम कब शुरू हो, तो यहाँ पर से आप इसमें डालेंगे। कंट्रोल में आप ये कर सकते हैं कि भाई उसको कितना समय तक आपने रिपीट करना है, या इफ वाली कंडीशन लगानी है, देन वाली इफ देन एल्स, इस ढंग की कंडीशन लगानी है। सेंसिंग में आपको जो भाई कोई चीज सेंस कर रहा है तो आप यहाँ जाएंगे, ठीक है। इस ढंग के ये ब्लॉक्स होते हैं बहुत सारे। अब देखिए मैं यहाँ पर इस बॉल को अपने माउस से मैं इधर ले जा रहा हूँ इस पोजीशन में, ठीक। यहाँ पर मैंने माउस को छोड़ा, जैसे ही मैं छोड़ूंगा यहाँ पर मुझे मोशन ब्लॉक में इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे कि ये माउस, ये बॉल यहाँ पर आ गई। ओके, गो टू दिस पोजीशन, ठीक है। होता क्या है, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के बीचों बीच इस पोजीशन में यहाँ पर कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई के 0 0, ठीक है। एक्स इधर को बढ़ेगा, एक्स इधर को माइनस होगा, वाई ऊपर को बढ़ेगा, वाई नीचे को माइनस होगा। तो इस ढंग से इसके कोऑर्डिनेट हो गए। देखो यहाँ पर इसने x 230 तक बढ़ गया और y नीचे कितना है, -159, ठीक है। आप इस पॉइंट को मान के चलिए, बीच वाले पॉइंट को, कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, ठीक है। अब आपने क्या करा, आप चाहते हैं कि ये बॉल जो है यहां जाए इस पॉइंट तक, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको ये मिल गए। देखो ग्लाइड, आपने ग्लाइड कर दिया जी, ठीक। किसके लिए प्रोग्रामिंग हो रही है अभी हमारी, बॉल के लिए हो रही है, ठीक। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कुछ चीज खुली हुई है, ये इनकम्प्लीट है अभी। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल में, ये सॉरी इवेंट में जाके लगा दूंगा व्हेन फ्लैग क्लिक्ड। अब देखो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, बॉल की पोजीशन इस पोजीशन में जाएगी। ये पोजीशन कौन सी थी, यहाँ पर, और ग्लाइड होके यहां से यहां तक आएगी, ठीक है। देखिए आ गई। हाँ। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं कर रहा हूं फॉर एवर। कंट्रोल में जाकर मैं फॉर एवर ब्लॉक लगा देता हूं और यहां पर लगाता हूं। अब ये हमेशा होता रहेगा, यहां पोजीशन आएगी और यहां से यहां तक ये ग्लाइड होके 1 सेकेंड, ये 1 का मतलब होता है 1 सेकेंड के अंदर। यहां पर से आप इसका क्या कर सकते हैं, टाइमिंग भी चेंज करते हैं। क्लियर। अब मुझे
दूसरा कैरेक्टर चाहिए। अब मैं चाहता हूं ये बैकग्राउंड मेरा व्हाइट ना हो, तो बैकग्राउंड चूज करने के लिए भी मैं यहां पर एक ऑप्शन होता है बैकड्रॉप करके, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया ब्लू स्काई, ठीक। अब मैंने दूसरा कैरेक्टर लेना है, मैं दूसरा कैरेक्टर ले लेता हूं। इन सब एक्टिविटी में क्या होता है, बच्चे बहुत फन करते हैं, बैंड को लेते हैं, बैंड। अब मैंने ये ले लिया, इसकी मैंने पोजीशन यहां पर फिट कर दी। अब मैं कोडिंग सारी किसकी चल रही है, इस चिक की चल रही है, ठीक है। अब इसके लिए कोडिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा, इसको क्या करना है, इस चिक को ऊपर उठाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट ले लूंगा चिक के, कि चिक के कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहे हैं ये, ठीक है। अब इसको मैंने ऊपर उठाना है चिक को। मैं चाहता हूँ, क्वेश्चन था कि जिसको हमें करना है उसको सिलेक्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें, ये देखिए ये सिलेक्ट है, पर्टिकुलर हम, ये सिलेक्ट है, चिक सिलेक्ट है, देखो सिलेक्टेड है, व्यू में आ रहा है, सिलेक्टेड, ठीक है। ठीक है, तो इसकी पहले पोजीशन आपने सेट कर दी। अब इसी के लिए प्रोग्रामिंग हो रही है, ठीक है मैम, राइट। अब मैं यहां पर देखो, इससे मोशन में जाके मैं लिख दूंगा कि मूव 10 स्टेप्स। अच्छा, मूव 10 स्टेप्स भी लिखता हूं मैं लिखूंगा चेंज y by 10। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, y में चेंज हो, ऊपर की ओर जाए ये चीज, ठीक, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर जाए। अब मैंने यहां पर क्या लगा दिया, एक कंट्रोल लगा दिया, सॉरी इवेंट लगा दिया कि व्हेन स्पेस की इज प्रेस्ड, जब इसकी की प्रेस हो तो ये चिक यहां पर आए और वाई क्या हो, केवल 10 ऊपर जाए, मतलब ये चिक केवल 10 सेंटीमीटर या 10 जो इसका वो है उतना ऊपर जाए। अब देखो मैं ये कर रहा हूं, देखो जा रही है ना, यस सर। लेकिन अभी बहुत कम जा रही है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मुझे चाहिए थोड़ा सा ज्यादा जाए, तो मैं इसको कंट्रोल में जाके रिपीट 10 कर दूंगा इसको, ठीक। अब देखो मैं करूंगा तो चलेगी ऊपर तक। अब इसको नीचे भी आना है, तो मैं चेंज y by -10 कर दूंगा, ठीक है। तो मोशन में गया, चेंज y by, यहां पर इसको लिख दूंगे -10, माइनस सारा लिखा हुआ, -10, ठीक है। अब इसको भी मैं क्या कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा 10 टाइम, नहीं तो बहुत कम नीचे आएगा। तो मैंने कंट्रोल किया, रिपीट 10 टाइम कर दिया। अब इसका पूरा प्रोग्रामिंग समझ लें। व्हेन स्पेस की इज प्रेस, जब स्पेस की मैं प्रेस करूंगा कंप्यूटर की, लैपटॉप की, तो ये चिक जो है इस यहां पर आएगी, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट पे आएगी, और चेंज y by 10 उठेगी और ये 10 बार रिपीट होगी, यानी कि ज्यादा ऊपर तक उड़ जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, y by -10 और रिपीट 10, यानी कि फिर नीचे भी आएगी। अब देखिए, ठीक है, क्लियर, यस, नाइस, ठीक है। अब बॉल यहां पर से आ रही थी हमारी, बॉल के लिए देखें जरा क्या होता, बॉल में यहां पर आ रही है, ठीक। अब ये थोड़ा सा इसके कोऑर्डिनेट मुझे थोड़ा चेंज करने पड़ेंगे, चलो कोई बात नहीं, ऐसे रहने देते हैं अभी फिलहाल। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं प्रोग्रामिंग करूंगा कि जब ये चिक जो है ये बॉल को हिट करे तो बॉल रुक जाए, है ना। तो मैं सेंसिंग में करता हूं, टचिंग ये वाला लगा दिया मैंने, और यहां पर मैं कर दिया चिक, ठीक। और इवेंट में गया, अच्छा,
कंट्रोल में गया, ये मैं लगा दिया वेट अंटिल ये तब तक काम करते रहे जब तक कि ये चिक से टच ना हो जाए, ठीक, और चिक से टच होने के बाद क्या हो जाए, स्टॉप आ जाए, ठीक है। और यहां पर ये इनकम्प्लीट है तो मैं यहां पर भी क्या करता हूं, एक फ्लैग लगा लेता हूं, तो इवेंट में जाकर मैं फ्लैग लगा देता हूं, ठीक है, ऊपर से कंप्लीट होना चाहिए। अब देखें क्या क्या होता है, ठीक हो रहा है, तीनों प्रोसेस होगी मेरी। इसमें कुछ पूछना है सर? ऊपर हम ये भी ऐड कर सकते हैं ना, जैसे ही टकराई फिर ऊपर लिख सकते हैं गेम ओवर, जैसे आउट हो गया आप। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम वो भी कर देंगे, ठीक है। हम इसको स्कोर लगा देंगे, ठीक है। तो स्कोर लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक वेरिएबल। सबसे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, मेक अ वेरिएबल। अब मैंने इसमें नाम दे दिया स्कोर, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक। अब इनिशियली स्कोर क्या होगा, सेट माय वेरिएबल टू, अच्छा मैं किसके लिए कोडिंग कर रहा हूं, पहले बॉल के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो सेट माय वेरिएबल की जगह आपने स्कोर लिख दिया, वेरिएबल क्या है आपका, स्कोर है। अगर वेरिएबल रख देंगे तो नहीं होगा, ठीक है। अब आपने क्या करा, यहां तक आ गया, यहां पर आपने वैल्यू बढ़ा देंगे, चेंज माय वेरिएबल बाय 1। जब यहां ग्लाइड होते हुए आए तो क्या हो जाए, या आपके स्कोर की वैल्यू जो हो 1 हो जाए, ठीक। अब देखें क्या होगा, तीन स्कोर तक हो गया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर? सर अगर कभी यूजर जो कर रहा है उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि भी कौन यूजर ये गेम प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसमें क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं स्क्रैच ऐप में। हाँ तो कर सकते हैं, थोड़ा सा और स्टडी करनी पड़ेगी फिर मुझे भी, मैं भी बहुत ज्यादा इससे वो नहीं हूँ, मैंने कुछ चीज एक्टिविटी इसमें की है, लेकिन आप जितना एक्सप्लोर करोगे मैम उतना आपको आएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे हाई लेवल के गेम भी बनते हैं, और इसके बाद स्क्रैच तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद और भी चीजें हैं जो कि बच्चों को समझाई जा सकती हैं गेमिंग के इसमें, क्योंकि आपको मालूम है कि गेम में भी इसको अगर गेमिंग के जो स्किल है अगर बच्चा डेवलप करता है तो उससे भी वो काफी कुछ अर्निंग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ कि ये किस ढंग से हम बच्चों को कोडिंग सिखाएं या उनको लॉजिकल थिंकिंग समझाएं कि भाई ये इसको कैसे कोड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कि कौन कौन सी इसमें प्रोसेस हो रहा है, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या क्या होना चाहिए, क्या इवेंट आएगा, इसके बाद ये इवेंट आएगा तो यहाँ पर ये रुकना चाहिए, है ना। तो हमको थोड़ा सा मतलब एक तो बच्चों को इसमें लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, और ब्लॉक कोडिंग का भी आइडिया हो जाएगा जो हम अक्सर टिंकरकैड वगैरह में करते हैं, वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये कोडिंग आपको, ये गेमिंग आपको पिक्टो ब्लॉक में भी मिल सकती है, स्क्रैच में भी मिल सकती है, किसी में मिल सकती है, किसी प्लेटफॉर्म में आप इसको कर सकते हैं। इतने होने के बाद अगर मैं चाहूँ कि इसमें साउंड आए तो साउंड भी आ सकता है, ठीक है। तो साउंड वाले में गए, स्टार्ट साउंड पॉप कर दिया, यहाँ पर कर दिया, देखें जरा क्या होता है। ठीक है। अब यहां पर व्हेन टचिंग क्लिक स्टॉप ऑन हो गया। यहां पर भी हम साउंड दे सकते हैं कुछ, चेंज वॉल्यूम बाय -2। अच्छा इतनी चीज समझ में आ गई आपको? सर हमारे जो स्प्राइट है, हाँ, जो दोनों हमने चूज किए हैं उनका स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। उसका क्या स्पीड सर, ऊपर जाने की और ग्लाइड होने की। हाँ हाँ, सब कुछ चीजें हो सकता है। देखिए स्पीड का यहाँ पर है, देखो ये ग्लाइड की स्पीड है, अगर इसमें इसको मैं धीरे कर रहा हूँ
ये 2 सेकंड कर दिया मैंने, बॉल के लिए है कोडिंग ना ये, तो ये देखो बॉल कितनी धीरे आएगी, देखो ठीक है जी। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि ज्यादा ऊपर ना जाए, तो आपको उसी ढंग से ये चिक के लिए आपकी कोडिंग है ये 5 करनी पड़ेगी, ठीक, या इसको कम कर दो, आप 5 कर दो, ये इसको कर दो, जी सर, ठीक है जी। इस ढंग से हम ये चीजें सीख सकते हैं कि भाई कैसे हमको ये चीजें लानी है। देखो स्टार्ट साउंड चिर्प है ना, ये इसको भी लाते हैं कहाँ पर, चिक में लाएं क्या, चाहिए यहीं पर लाते हैं, पड़ रहा है, अच्छा ये यहाँ पर है, ठीक है, आप देखें ठीक है। तो इस ढंग से एक्टिविटी करके हम बच्चों का बिल्कुल बहुत अच्छा मनोरंजन भी कर सकते हैं, उनको बहुत सारी चीजें आ भी सकती हैं कि कैसे वो अपना ये गेमिंग में अपना स्किल बढ़ाएं, किस ढंग से करें। अब जितना हम एक्सप्लोर करेंगे उतना हमें भी आएगा, उतना बच्चों को भी आएगा। इस तरह की प्रोग्रामिंग से हम एनिमेशन वीडियोस वगैरह भी बना सकते हैं, ताकि मतलब उसमें एक शॉर्ट स्टोरी बना दी और वो उसको करते, बहुत सारी चीजें बच्चों ने बना रखी हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पर रखी है करके, मैं देखता हूँ कहीं फाइल वगैरह में अगर कुछ मिल जाए तो मैं आपको करूँगा शेयर वगैरह, किस ढंग से वो भी करके, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है? एक नया चीज आपको मिल जाएगी कि आप स्क्रैच के थ्रू बच्चों को वीडियो गेम बनाना भी सिखा रहे हैं। आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। जी सर, बहुत इंटरेस्टिंग था सर। हाँ, ठीक लगा आप लोगों को? Yes, it's very interesting. यस सर। Yes, sir. कोई नई चीज मैं भी चाहता हूँ कि बच्चों को हमेशा नई चीज दूं, इस Yes, वजह से sir. मैं सोचता रहता हूँ कि मैं अब क्या सिखाऊं उनको, क्योंकि बाकी चीजें हमने सीख ही ली हैं, उनको सिखाते सिखाते हम परेशान भी हो जाते हैं यार कि एक ही चीज है, उसमें स्टैग्नेट हो रहा है ना। अब कोई नई चीज एक्टिविटी करें, नई एक्टिविटी करने के लिए कहीं नई चीज मैं पूछता रहता हूँ कि अब मैं क्या सिखाऊं करके। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिएशन हो कि मैं नई चीज क्या सिखाऊं, या आप क्या नई चीज सीखना चाह रहे हैं, तो आप मुझे बताना, या आपने जो सीखी होगी या बच्चों को ये भी दे सकते हैं, तो वो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। मनीष सर, यूर एक्सीलेंट, बहुत अच्छा सेशन है। और मैं स्पेशली देखिए कितने सारे थंबनेल्स आ रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक विजुअल प्रोग्रामिंग है और स्क्रैच एक्चुअली क्या है, बच्चों को ही बहुत रुचिकर है और बच्चे हमारे सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छे होंगे। अब क्या है कि भूख भी लगी होगी पार्टिसिपेंट्स को, आप लोगों को भूख लगी है, लंच लेना चाहते हैं, तो मनीष सर तो ज्ञान के भंडार हैं। नहीं हमारा बस हम दिन रात सीखते रहे आपसे। देखिए मैम, मैं अपने पार्टिसिपेंट से यही कहूंगा कि भाई अगर आपको कोई नई चीज मिलती है तो आप मुझे जरूर शेयर करेगा, मुझे जरूर बताइएगा कि मैं ये करना चाहता हूँ अपने स्कूल में, इस ढंग से मैं मुझे है ना, तो वो ये ग्रुप इसलिए बना है, के पास होंगी तो बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल, ये ग्रुप इसलिए बना है। और मनीष सर, हम लंच टाइम का करते हैं, तो कितनी देर का किया जाए? पार्टिसिपेंट्स 1 घंटे का था, आधे घंटे का लंच टाइम? 1 आवर मैम। 2 घंटे का कर दीजिए मैम। नहीं, मैं रख नहीं सकती, कल कितनी देर का हुआ था? 1 आवर, 1.5। ठीक है, हम लोग मनीष सर कल कितनी देर का हुआ था? आधा घंटा? कल 1 घंटे का ही हुआ था। ठीक है, तो हम लोग 3 बजे वापस मिलते हैं और 4 बजे से 4:15 से क्लोजिंग शुरू होगी। हमारे कोर्स डायरेक्टर सर 4 बजे ज्वाइन करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कोई अगर मनीष सर का थैंक्स करना चाहेगा तब हम सेशन कंक्लूड करेंगे, क्योंकि आप लोग इतने थंबनेल्स भेज रहे हैं एप्रिसिएशन के, तो मुझे लगता है आप लोग उत्सुक होंगे मनीष सर की तारीफ करने के लिए, प्रशंसा और धन्यवाद देने के लिए। पार्टिसिपेंट्स में से कोई? जी बिल्कुल मैम, अवश्य। जी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक you very much Manish sir from the behalf of all the participants,
And also last time when we were thanking you, you were not present in offline mode. So once again, thanks for all the knowledge that you shared with us even in the offline mode. So thank you very much, sir. All the information and also the motivation to do new things and keep yourself updated विद द टेक्नोलॉजी, ये चीज़ जो आज सीखने को मिली सेशन के बाद, हमें इसी सिस्टम के ऊपर हम नई चीज़ें भी कर सकते हैं। तो एक इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें चीज़ हमारे माइंड में रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर, मनीष सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, हैप्पी लंच ब्रेक। हम मिलते हैं। और मनीष सर, शायद मिश्रा जी हैं, अभी ज्वाइन किया होगा। अच्छा। वरना उनको फोन करके अपडेट कर दीजिएगा, 3 बजे वही ज्वाइन कराएंगे सबको। ठीक। क्योंकि अब मैं एडमिन नहीं रहूंगी, वही ज्वाइन कराएंगे। ठीक है सर, ओके सर, नमस्कार सभी को। हम लोग फिर 2:55 पर ज्वाइनिंग के लिए मिलते हैं। ठीक है सर। ओके मैम, थैंक यू मैम।
काटना